हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इस टॉपिक का नाम है डीएनए आरएनए। ठीक है, ये टॉपिक में हम पहले डीएनए के बारे में जानेंगे। तो डीएनए जो होता है वो हमारा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, और हम जानेंगे कि इसका रॉ मटेरियल क्या होता है। पहले तो रॉ मटेरियल जो इसका बेसिक यूनिट होता है उसको हम कहते हैं मोनोमर, और जो मोनोमर है वो आपका मिलकर बना देता है पॉलीमर। ठीक है, अब ये एग्जांपल है, जैसे सैंड प्लस क्ले प्लस वाटर, इन तीनों चीज़ को अगर हम मिलाते हैं तो एक ब्रिक हम बना सकते हैं, यानी ईटा बना सकते हैं। और जब एक के ऊपर एक ईटा को लगाए तो हम वॉल बना सकते हैं। उसी तरीके से ये डीएनए भी है। जब हम शुगर प्लस फॉस्फोटिक ग्रुप प्लस नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं उनको मिलाते हैं तो हमारा बन जाता है न्यूक्लियोटाइड, और ये न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं डीएनए। हम इस चीज़ के बारे में डिटेल से जानेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम ये जानते हैं कि कंपोनेंट्स क्या है, रॉ मटेरियल्स क्या क्या हैं। ठीक है, और इसमें मैं चीज़ों को एकदम सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से ही बताऊंगा, बहुत सारे डिटेल में नहीं जाऊंगा, उतना ही मैं बताऊंगा जितना रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, हम चलते हैं कंपोनेंट्स की तरफ, जो रॉ मटेरियल्स है डीएनए का। आप पहले नंबर पे देख सकते हैं, यहाँ मेंशन है शुगर। ठीक है, शुगर जो होता है पेंटोस शुगर, या फिर हम कह सकते हैं डीऑक्सीराइबोस शुगर, ये C5H10O4 है। ये पहले भी आपने कहीं पढ़ा होगा। ठीक है, ये होता है, ये पहला कंपोनेंट होता है, रॉ मटेरियल होता है डीएनए बनने का। दूसरा फॉस्फेटिक ग्रुप H3PO4 जो कि फॉस्फेटिक एसिड होता है, ये होता है दूसरा कंपाउंड। और जो तीसरा कंपाउंड हमारा है ये होता है नाइट्रोजनस बेसिस, जो कि 4 टाइप्स के होते हैं। पहले भी हमने पिछले क्लास में देखा था, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। ये 4 जो अलग अलग बेसिस होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस, ये फॉस्फेटिक ग्रुप्स और शुगर के साथ मिलकर फॉर्म करते हैं रॉ मटेरियल्स ऑफ डीएनए। ठीक है, और ये सब मिलके बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड, जिससे आगे बनता है हमारा डीएनए। अब हम आगे देखते हैं, जो यूनिट मोनोमर है, जो हमारा बेसिक यूनिट है डीएनए का, वो न्यूक्लियोटाइड बनाता है। ये एक डायग्राम है यहाँ पे जो बनाया गया है, ये कोई इम्पोर्टेंट है नहीं, तो इसको आप अभी के लिए मत जानिए, बस हमें ये जानना है कि कैसे बनाता है। ठीक है, अब देखिएगा, अभी हम डीएनए के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो अगर मैं आपको डीएनए के बारे में और अच्छे से बताऊं, तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे जो जेनेटिक लैंग्वेज है, ठीक है, या जेनेटिक कोड जो है डीएनए में, वो कैसे स्टोर होता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि अल्फ़ाबेट, ठीक है, ये N2 बेसिस नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं, यानी जो 4 चना नाइट्रोजनस बेसिस है, एडेनिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। ये जो है ये कॉम्बिनेशन, तीन की कॉम्बिनेशन में वर्ड्स बनते हैं। ठीक है, तो ये तीन की कॉम्बिनेशन में वर्ड्स बनते हैं, जैसे एडेनिन, थाइमिन, ठीक है, ये हो गया, फिर एडेनिन, फिर थाइमिन, थाइमिन एडेनिन, फिर ट्रिपल थाइमिन हो गया, फिर डबल एडेनिन, एक थाइमिन हो गया। तो ये ट्रिपलेट्स के फॉर्म में वर्ड्स बनाते हैं। और ये सब जो टोटल कॉम्बिनेशन है, जो ये 4 बेसिस बना सकते हैं, वो 4 to the power 3 है, 64 टाइप्स के कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। अब होता क्या है कि जो वर्ड्स हैं, जैसे भी हम एक रेगुलर लैंग्वेज में देखते हैं, वर्ड्स मिलके बनाते हैं सेंटेंसेस। तो जब वर्ड्स आपके सेंटेंसेस बनाते हैं तब आपको पूरा उसका मतलब समझ में आता है। तो यही जो वर्ड्स है जो कि 3 कॉम्बिनेशन में बनते हैं, ठीक है, वो मिलके सेंटेंस बना देते हैं, एक दूसरे को लिंक कर देते हैं, एक वर्ड दूसरे के साथ लिंक हो जाता है तो एक सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, ये एक तरीके से जेनेटिक कोड बन जाता है डीएनए का। ये एक बहुत ही कंसेप्चुअल चीज़ है, इसको आप समझ लीजिए। ठीक है, 4 बेसिस में से कोई 3 बेस अपना एक कॉम्बिनेशन से एक वर्ड बनाएगा ट्रिपलेट्स के फॉर्म में। ठीक है, कोई भी 3 हो सकता है, रिपीटिशंस भी अलाउड है, और फिर ये जाके मिल जाते हैं तो एक सेंटेंस बन जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि इसमें हमारा जो आरएनए है, ठीक है, यानी आरएनए मतलब हमारा राइबोन्यूक्लिक एसिड, वो कैसे फॉर्मेशन करता है। तो इसमें आप जैसे देखेंगे, जो रॉ मटेरियल है यानी कि मोनोमर, जो हमारा बेसिक यूनिट है, वो बना देता है पॉलीमर। ठीक है, अब इसमें शुगर प्लस फॉस्फेटिक ग्रुप प्लस N2 बेसिस लगते हैं और न्यूक्लियोटाइड बनाता है, जिससे आरएनए बनता है। डीएनए जैसे ही कंसेप्ट है, बस इसमें यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेसिस है हमारे, उसमें चेंज है। अब चेंज क्या है ये हम देखते हैं। ठीक है, पहला कंपोनेंट जानते हैं, तो जो शुगर होता है वो राइबोस शुगर यहाँ होता है। ठीक है, इसको पेंटोस शुगर कहते हैं, C5H10O5 है, जैसे आप देखते हैं C5H10O5। ठीक है, और इसमें अगर हम देखें थोड़ा ध्यान से, तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे शुगर जो होता है
अब मैं आपको वापस जाके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे पेंटोज शुगर होता है, ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे भी हो जाती है आपकी, देखिए सेम चीज़ यहाँ पे भी हो जाएगी। अब डिफरेंस कहाँ आएगा, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप होता है, फॉस्फेटिक एसिड, यहाँ N2 बेसिस पर फोकस करेगा। 4 टाइप्स के हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल, ठीक है। यूरासिल जो है ये डीएनए में नहीं होता है, वहाँ पे क्या होता है, थाइमिन होता है। एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन और थाइमिन होता है। यहाँ पे आरएनए के फॉर्मेशन में यहाँ यूरासिल आ जाता है, ठीक है। तो जो एक यूनिट है आरएनए का वो एक न्यूक्लियोटाइड हो जाता है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड से आरएनए बनता है, तो आरएनए न्यूक्लियोटाइड से बनता है, तो बेसिक यूनिट ऑफ आरएनए क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड हो गया। तो ये जो 4 चीज़ है, यानी ये जो 3 चीज़ें हैं, शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और N2 बेसिस, वो मिलके बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड से आपको बन जाता है आरएनए। अब हम देखेंगे कि जो यूनिट है आरएनए का, मोनोमर, ठीक है, वो स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये आरएनए का स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है। ये आपसे ऑब्वियसली पूछेगा नहीं एग्जाम में, तो ये कोई बहुत काम की चीज़ नहीं है। फिर उसके बाद हम देखते हैं ये आरएनए, ये सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। डबल हेलिक्स क्या होता है, डीएनए, डीएनए से डबल हेलिक्स होता है, तो उसमें यहाँ से भी ऐसे आता है, यहाँ पे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं डीएनए में, ठीक है। और ये चीज़ आरएनए में नहीं होती, आरएनए में एक सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर हो जाता है। ये डिफरेंस हो जाता है स्ट्रक्चर में दोनों के, ठीक है। अब हम आते हैं कि जो प्रोटीन सिंथेसिस है हमारा, ठीक है, और ये देखिएगा प्रीलिम्स के हिसाब से ये इम्पोर्टेंट है हमारा। जो हमारा प्रोटीन सिंथेसिस है वो हमारा कैसे काम करता है, तो उसको हम जानेंगे अभी, ठीक है। अब प्रोटीन सिंथेसिस जो है हमारा, वो समझिए 2 तरीके से डिवाइड हो जाता है, यानी डीएनए और प्रोटीन। ये यहाँ पे स्टार्ट जर्नी है, एंड जर्नी है। स्टार्ट डीएनए से होता है, एंड प्रोटीन पे होता है, ठीक है। अब देखिएगा जो डीएनए है वो यहाँ पे ड्यूरिंग सेल डिवीजन अपने रेप्लिकेशन करता है, ठीक है, जिससे ये एक जीन हो जाता है। ये एक जीन है, डीएनए मतलब जीन, ठीक है। अब जब डीएनए है वो आरएनए में अपने आप को बदलेगा, तो उस प्रोसेस को, उस मेथड को हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे, डीएनए बना आरएनए में, तो बना हो गया प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन। जो डीएनए है वो एक जीन होता है, और जो आरएनए होता है वो उस डीएनए का एक फोटोकॉपी होता है, ठीक है। या फिर उसको हम डीएनए का मैसेंजर भी कह सकते हैं। और ये मैं बहुत ही पिन पॉइंट करके सब यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। ये हमको इन डेप्थ वाली बायोलॉजी नहीं पढ़ रहा है, तो आप उस पर्सपेक्टिव से इसको मत सोचिएगा, ये केवल यूपीएससी स्पेसिफिक है, ठीक है। जब आरएनए है वो आपका प्रोटीन में बनता है, तो आपका प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। ये ट्रांसलेशन हो जाता है, आरएनए बना प्रोटीन, ट्रांसलेशन, डीएनए बना आरएनए में, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और जो प्रोटीन है ये राइबोसोम से बनता हुआ है, ठीक है। ये हमारा प्रोटीन सिंथेसिस का फॉर्मेट है कि डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, और डीएनए टू आरएनए को कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए टू प्रोटीन को कहेंगे ट्रांसलेशन, ठीक है। अब आगे हम और जानेंगे, जैसे डीएनए जो हमारा जीन है, आरएनए बनेगा, आरएनए प्रोटीन बनेगा। तो पहले जानते हैं जो जीन है डीएनए में, तो जब पूरे जो जीन है हमारे बॉडी में, जितने भी जीन्स हैं, उन सभी को एक साथ हम जोड़ के कहते हैं जीनोम, ठीक है। यहाँ पे हमारा हो जाता है जीनोम। और जब हम उस जीनोम की स्टडी करते हैं कि वो क्या हैं, कैसे उनका व्यवहार होता है, तो उस स्टडी को हम कहते हैं जीनोमिक्स, यानी द स्टडी ऑफ जीनोमिक्स, द स्टडी ऑफ जीनोम इज कॉल्ड जीनोमिक्स, एंड द कलेक्शन ऑफ ऑल द जीन्स दैट आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी, दे आर कॉल्ड जीनोम, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो आरएनए है हमारा, वो ट्रांसक्रिप्टॉन कहते हैं। क्या चीज़ को ट्रांसक्रिप्टॉन कहते हैं, जितना भी आरएनए है वो ह्यूमन बॉडी में जो प्रेजेंट है उसको हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्टॉन। अब जितना भी जीन है हमारे बॉडी में उसको हम जीनोम कहते हैं, तो जितना भी आरएनए हमारे बॉडी में प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्टॉन। और जो स्टडी होती है वो आरएनए की, उसको कहा जाता है ट्रांसक्रिप्टोनिक्स। स्टडी ऑफ ऑल द आरएनए प्रेजेंट इन बॉडी इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्टोनिक्स, एंड द कलेक्शन ऑफ ऑल द आरएनए प्रेजेंट इन द बॉडी इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्टोन। फिर आरएनए से जो आगे प्रोटीन बनता है, ठीक है, वो 2 चीज़ में डिवाइडेड है, बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है, और ये हो जाता है हमारा बॉडी फंक्शन। और ये बॉडी फंक्शन बाय एंजाइम्स एंड हार्मोन्स के थ्रू हो जाता है। बाय द वे ये सारे जितना पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप प्लीज़ एक्सेस करके उसको पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। और जो आरएनए से है वो हमारा प्रोटियोन्स बनता है, ठीक है। तो प्रोटियोन्स जो है वो जितना प्रोटीन कलेक्शन है उसको प्रोटियोन्स कहते हैं, ठीक है, प्रोटियोन। और ऑब्वियसली
जैसे हमने यहाँ पे देखा वैसे सेम स्टडी ऑफ दोस प्रोटियोम्स इज कॉल्ड प्रोटियोमिक्स, ठीक है, प्रोटियोमिक्स। अभी हो सकता है आपको थोड़ा हैंडराइटिंग मेरी ख़राब लगे, आई नो दैट, बट ट्रस्ट मी आगे चीज़ें काफ़ी इंप्रूव हो जाएंगी, बहुत ही डिटेल नोट्स बहुत ही अच्छे क्वालिटी के मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये जो है प्रोटीन जो है, ये कलेक्शन ऑफ ऑल द प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोटियोम, एंड द स्टडी ऑफ ऑल द प्रोटियोम्स इज कॉल्ड प्रोटियोमिक्स। ऑल द प्रोटियोमिक्स कह सकते हैं इन जनरल प्रोटियोम, दैट इज कॉल्ड प्रोटियोमिक्स। ये जो पार्ट है ये प्लेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है, इस चीज़ को आपको मेमोराइज करके रखना होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं जीनोमिक्स पे, ठीक है, जीनोमिक्स द स्टडी ऑफ ऑल द जीन्स प्रेजेंट इन बॉडी, ठीक है, विच इज कॉल्ड जीनोम, द स्टडी ऑफ जीनोम इज कॉल्ड जीनोमिक्स। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट पॉइंट में लिखा है साइंटिफिक स्टडी एट जीनोम, एट जो ऑफ रख लीजिए साइंटिफिक स्टडी ऑफ जीनोम, और फिर जीनोम हम डिस्क्राइब करते हैं इज द सम टोटल ऑफ ऑल जीन्स इन एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे अगले हमारे टॉपिक पे जिसका नाम है HGP। तो HGP जो है वो हमारा है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये यूएसए में स्टार्ट किया गया था और ये 1990 से लेके 2000s में तक चला था, 2004 तक रफली शायद चला था ये, ठीक है। ये डेट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है जो यूएसए ने स्टार्ट किया था, इसके बारे में जानना हमें ज़रूरी है। तो ये टेक्नोलॉजी कहते हैं, इसको समझते हैं हम लोग। तो हमें जो N2 बेस पेयर है यानी एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में हम 4 नाइट्रोजन स्पीसीज का यूज़ करते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, ठीक है। तो इस N2 बेस पेयर को पढ़ने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही थी उसका नाम था सीक्वेंस एनोटेशन, ठीक है, इसको समझना पड़ेगा हमें। तो HGP क्या है उसको हम सीक्वेंस एनोटेशन से समझते हैं। जो पहले टेक्नोलॉजी है जो HGP में इन्वॉल्व करके, HGP क्या है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे अलग अलग टेक्नोलॉजीज यूज हो रही है। पहले टेक्नोलॉजी है सीक्वेंस एनोटेशन। इस प्रोसेस के थ्रू हम जो N2 बेस पेयर है उसको समझते हैं, ठीक है, कि क्या क्या बेस पेयर्स हैं और उनका क्या रोल है हमारे DNA के स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करने में या उसके अंदर कोड को मैं कह सकता हूँ कोडिफाई करने में। अगला जो हमारा आ जाता है वो हो जाता है बायोइन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स एक फील्ड है जिसमें बायोलॉजी प्लस कंप्यूटर साइंस प्लस मैथ्स इन्वॉल्व है, बहुत ही इवॉल्विंग फील्ड है ये, ठीक है। एंड इसमें क्या हो जाता है, जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो डेटा है वो हम रखते हैं सुपर कंप्यूटर में। ये सुपर कंप्यूटर में रखते हैं जिससे हम उसकी स्टडी और एनालिसिस कर सकें। ये दूसरा टेक्नोलॉजी है HGP के अंदर, ठीक है। तो ये N2 बेस पेयर सीक्वेंस, जैसे डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है तो इसमें N2 बेस पेयर सीक्वेंस हो जाता है ऊपर वाला पार्ट, और जो हम ये जो लिखे हैं 300 करोड़ ऑफ N2 बेस पेयर, यानी पूरे बॉडी में 300 करोड़ यानी 3 बिलियन N2 बेस पेयर्स हैं, ठीक है। और जैसे हमने आपको बताया जो फॉस्फेटिक ग्रुप प्लस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेसिस ये मिल के बना देते हैं हमारा ह्यूमन पूरा एक DNA, ठीक है। ये न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं लेकिन न्यूक्लियोटाइड्स आगे जाके DNA बना देता है, ठीक है। ये दूसरी टेक्नोलॉजी हो गई। अब हम इसके रिजल्ट्स जानते हैं। रिजल्ट्स क्या हुआ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के, हमारे रिजल्ट्स क्या क्या आए। तो हमें सबसे पहले ये पता चला कि 300 करोड़ N2 बेस पेयर्स हैं हमारे बॉडी में, ठीक है, 300 करोड़ N2 बेस पेयर्स। ये पिंस नहीं है, पेयर्स लिखा है, ठीक है। फिर जो ह्यूमन जीनोम है वो एक ह्यूमन जीनोम में 3,000 जीन्स होते हैं, 30,000 जीन्स इन अ ह्यूमन जीनोम, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जो एक ह्यूमन बॉडी है उसमें 30,000 जीन्स हो जाते हैं, एक सेल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर तीसरे पॉइंट पे हम आते हैं, मोर देन 50% ऑफ द DNA जो है उसमें रिपीटेड सीक्वेंस है या जंक DNA है। इसका हम आगे मतलब समझेंगे, लेकिन अभी ये समझिए कि जो DNA आपका ये जो स्ट्रक्चर है DNA इसमें मोर देन 50%, यानी आप 50% यहाँ तक आप ले सकते हैं, लेकिन मोर देन 50% इसके ऊपर ही जो भी है वो रिपीटेड सीक्वेंस है, ठीक है। यानी कि इसमें से जो ओरिजिनल कंपोनेंट है जो हमारी खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इसमें लेस देन 50% हो जाते हैं। बाकी सब जो है जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे में वो हमें हमारे एंसेस्टर से मिले हैं, विच इज़ अ वेरी ऑब्वियस थिंग, राइट। फिर अगर हम एक पर्टिकुलर सेल को देखें तो उसमें से केवल 2% जीन्स एक्टिव रहते हैं, यानी एक सेल में 30,000 जीन्स होते हैं, उसमें से केवल 22% जो है एक्टिव रहते हैं, 2% ऑफ जीन्स आर एक्टिव। ये रिजल्ट्स है जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के थ्रू हमें पता चले हैं। इनको समराइज करके ये आपको पता होना चाहिए
क्योंकि इसमें से प्रीलिम से रिलेटेड या फिर मेंस में रिजल्ट्स ऑफ एचजीपी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जो दो ह्यूमंस हैं, दो इंसान हैं, उनमें जो जेनेटिक सिमिलरिटी है वो 99.9% होती है। ठीक है, 99.9% होती है, यानी कि जो डिफरेंस है दो लोगों में कि दो लोग डिफरेंट हो रहे हैं, तो किस लेवल पे हो रहे हैं, वो 0.1% की वजह से दो लोग डिफरेंट हो जाते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है मोर देन 50% ऑफ डीएनए है वो रिपीटेड है, तो यानी बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं मोर देन 50% ऑफ डीएनए में। तो जो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इससे हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं ऑब्वियसली, जो दो ह्यूमन बींग्स में जो जेनेटिक सिमिलैरिटी 99% सेम क्यों है, क्योंकि उनका डीएनए जो है मोर देन 50% ऑफ द सेम है। तो एक्चुअल चीज़ें बहुत ज़्यादा लेवल तक सेम हो जा रही है, तो उसका एंड कंक्लूजन क्या हो रहा है कि जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं हो रही हैं, बहुत ज़्यादा सिमिलर हो जा रही है। जो डिससिमिलैरिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा कम है, केवल 0.1%। अगर कोई आदमी है उसका हाइट किसी से ज़्यादा है किसी से कम है, आप देखते होंगे किसी एक क्षेत्र में, जैसे जो इंडिया में गोरखास होते हैं उनकी हाइट जो होती है रिलेटिवली कम होती है। ठीक है, तो क्यों कम होती है, क्योंकि उनके में वो बाई जीन वो चीज़ आ चुकी है उनके एंसेस्टर्स से, तो उनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं, किसी की हाइट किसी 1 इंच ज़्यादा होगी किसी कम होगी। ऐसा नहीं है कि कोई 5 फुट 5 इंच का है तो कोई 6 फुट 5 इंच का हो जाएगा, 7 फुट 5 इंच का होगा। इतना बड़ा वेरिएशन बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलेगा। ये जेनेटिक फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। हम आगे देखेंगे बेनिफिट्स, जो हमारे बेनिफिट्स हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के, वो क्या क्या है। तो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है इनके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हो जाते हैं। अब इसको हम समझेंगे, ये हमारे प्रीलिम्स से ज़्यादा ये मेंस में आ सकता है ऑब्वियसली एज अ क्वेश्चन कि इनके बेनिफिट्स बताइए और इनके रिजल्ट्स क्या हैं वो बताइए। ठीक है, सबसे पहले बेनिफिट, जेनेटिक जो बेसिस है उनको समझ के, मतलब हम बहुत सारे डिजीज़ और इम्यूनिटी जो इंसान के पास होती है उसको समझ सकता है। अगर मैं आपको जीन का डेटा समझ लूँ तो मैं ये पता लगा सकता हूँ कि आपको कौन कौन सी डिजीज़ हुई है, कौन कौन सी हो सकती है, कौन कौन सी डिजीज़ है जो आपको हेरिडिटरी यानी आपके माँ बाप से या दादाजी से आपको मिले, और कौन कौन सी इम्यूनिटी है जो आपके बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये वेरियस डिजीज़ में क्या आते हैं, जैसे जेनेटिक डिजीज़ आ जाता है, बहुत सारे जेनेटिक डिजीज़ आ जाते हैं, कैंसर के चीज़ें आ जाती है, इन्फेक्शंस आ जाते हैं डिफरेंट टाइप्स के, ये वेरियस डिजीज़ में हम काउंट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जीन थेरेपी में ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। अब जीन थेरेपी क्या है हम इसको भी आगे समझेंगे। ठीक है, ये एक अपने आप में टॉपिक होगा हमारे लिए। तो दिस इन्फॉर्मेशन डेटा कैन बी यूजफुल इन जीन थेरेपी। अब हम आगे समझेंगे इसको। ठीक है, बी विथ मी। फिर हम देखते हैं कि जो पर्सनल जीनोमिक्स है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा आजकल पॉपुलर हो रहा है। पर्सनल जीनोमिक्स में क्या है कि जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको पर्सनल जीनोमिक्स को, उससे हम समझ पाएंगे। ये यूएसए की कंपनी में है एक्चुअली में। ठीक है, इसका नाम है माइलियड। ठीक है, माइलियड नाम है इसका। ये 2 जीन्स पता किया इसने, जिसने जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर ब्रेस्ट कैंसर, BRCA1 BRCA2 जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेस्ट कैंसर। अब होता क्या है कि पर्सनल जीनोमिक्स से हम अपने बॉडी का एक रिस्क असेसमेंट कर लेते हैं कि हमें कौन कौन सी डिजीज़ है जो कि ऑलरेडी हो सकती है या फिर जिनके चांसेस बहुत है, चांसेस इवैल्यूएट कर सकते हैं और इस हिसाब से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे को चांसेस है ब्रेस्ट कैंसर होने के, हमारे बॉडी में वो जीन में वो चीज़ है कि ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, कि हमारे फैमिली में वो चीज़ हेरिडिटरी है, तो आप उसके लिए ऑलरेडी प्रिकॉशन ले सकते हैं। ठीक है, ये पर्सनल जीनोमिक्स है। उसके बाद से हम देखते हैं कि पर्सनल जीनोमिक्स का डेटा या फिर ह्यूमन जीनोम डेटा वो क्या यूज़ और आ जाता है। कस्टम ड्रग या डिज़ाइनर ड्रग, ये क्या होता है। ठीक है, मेडिसिन बेस्ड ऑन कस्टमर डेटा और बॉडी। अब हम ये समझते हैं, अब इसको आप इस पॉइंट से लिंक करिए। पर्सनल जीनोमिक्स जो था यानी हम आपके एक एक इंडिविजुअल बंदे का जो जीनोम का डेटा है उसको हम स्टडी करते हैं। ठीक है, उससे हम पता लगाते हैं कि उसका कैसा ओवरऑल बॉडी में प्रॉब्लम्स हो सकती है या हो चुकी हैं, उनके एंसेस्टर्स को क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी, उससे हमें आइडिया मिल जाता है, प्रिकॉशंस ले पाते हैं। तो जब प्रिकॉशंस हम लेते हैं तो उसके लिए हम पहले से ही अपने लिए पर्सनलाइज अपने लिए वो दवाइयाँ वो ड्रग्स बना सकते हैं जो हम जिसको हम कंज्यूम करके उन होने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। तो जो बीमारियाँ हमें हो सकती थी उनसे हम ऑलरेडी बच जाएंगे। ये अपने आप में
पर्सनल जीनोमिक्स का या एचजीपी का बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, ठीक है। और जो अगला एक एग्जांपल है, ठीक है, एचजीपी का, वो ये है कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे कंट्रीज में जैसे इलीगल इमिग्रेशन का बहुत सारा इश्यूज होता है। तो इलीगल इमिग्रेशन का कोई बंदा है, वो उसको हमें पता लगाना है कि ये कहाँ का है, ये किधर से आया, इसका ओरिजिन क्या है। तो हम उसके डीएनए को टेस्ट करके पता लगा सकते हैं कि उसका डीएनए किस कंट्री से बिलोंग करता है, कहाँ पे उसका सोर्स है। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि इलीगल इमिग्रेंट है वो कहाँ से आ रहा है, ठीक है। ये जस्ट एन एग्जाम्पल है। लेकिन एचजीपी जो डेटा है हमारा, उससे हम जो ह्यूमन रेस के अलग अलग यू नो ह्यूमन बींग्स जो आ रहे हैं अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पे, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अलग अलग कंट्रीज कॉन्टिनेंट्स में जो लोग रहे हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप स्टडी कर सकते हैं कि वो कैसे वहाँ पे पहुँचे, क्या क्या फैक्टर्स थे जो जिस जगह पे वो रह रहे हैं वहाँ के वेदर ने उनके ओवरऑल डीएनए पर क्या असर डाला, उनके एनवायरनमेंट में क्या असर डाला, किस वजह से कोई बंदा है वो बहुत ज़्यादा, अगर किसी कंट्री में जो एवरेज एज है वो बहुत ज़्यादा, जैसे जापान में लोग 100+ ईयर जीने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो हम उनके जीन को स्टडी करके पता लगा सकते हैं कि कैसे हो गया, ठीक है। उसी तरह से कई बंदे हैं किसी देश में जो बहुत ज़्यादा लंबी हाइट के, तो हम उनके डीएनए को स्टडी करके पता लगा सकते हैं कि ये लोग कैसे इतने लंबे हुए। ये एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का, ठीक है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि इतने सारे इनके रिजल्ट्स हमने देखे, इनके बेनिफिट्स भी देखे, हमने इनका क्या रिजल्ट्स आए सब देखे, कुछ नुकसान भी होगा इनका, तो नुकसान भी हम स्टडी करेंगे। जो सबसे पहली चीज़ मैंने बताई थी यहाँ पे, पर्सनल जीनोमिक्स जो था, ठीक है, यहाँ से पर्सनल जीनोमिक्स की हमने बात की थी रिस्क असेसमेंट के लिए। ये एक प्राइवेसी का बहुत बड़ा कंसर्न है कि अगर मान लीजिए आप किसी को पता चल जाए कि इस बंदे को इस चीज़ से नुकसान पहुंच सकता है, तो आप उस चीज़ को एज अ टूल, एज अ वेपन यूज़ कर सकते हैं उस बंदे को हार्म करने के लिए, ठीक है। तो ये जो रिस्क असेसमेंट है ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें हैं, तो इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए रहेंगे, ठीक है। और इट क्रिएट्स रिस्क इन लाइफ इंश्योरेंस। आपको अगर पहले से पता चल जाए पर्सनल जीनोमिक्स के थ्रू कि आपको किसी चीज़ की बीमारी हो सकती है, तो आप पहले ही जाके उसका लाइफ इंश्योरेंस करा लेंगे, तो उस केस में जो कंपनी है उसको लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज़ समथिंग दैट वुड क्रिएट रिस्क। अब ये कितने हद तक चीज़ सोचना सही है, ये पर्सन टू पर्सन बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। एचजीपी जो डेटा है हमारा, ठीक है, वो हमारे एंसेस्टर्स और लीनियर्स के बारे में बता सकता है, ठीक है। तो ये प्राइवेसी कंसर्न अपने आप में बन जाता है कि मेरे जो एंसेस्टर्स रहे उनके बारे में किसी और कंट्री की गवर्नमेंट को या किसी और कंपनी को क्यों पता चले, उस डेटा को वो क्या यूज़ करेंगे, ये सब मुझे पता होना चाहिए, एक्टिवली मुझे पता होना चाहिए। दैट्स व्हाई इट्स अ थिंग दैट कैन इंड्यूस प्राइवेसी कंसर्न्स इन एनी इंडिविजुअल। आगे हम जब देखते हैं कि जो एचजीपी राइट है यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट राइट, ये 2016 से 2020 तक चला था, ठीक है। ये नया टॉपिक हो जाता है हमारा। तो इसमें हम कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं इनटू बेस पेयर्स को डेटा माइन करने के लिए, कैसे, ठीक है। तो जो हमारा डीएनए मॉलिक्यूल हम उसको बनाते हैं लैब में इन नाइट्रोजनस बेस का यूज़ करके, और जो एक जीनोम है एक इंसान का जीनोम, वो हम लैब में क्रिएट करते हैं, क्योंकि आपको 3 चीज़ चाहिए, शुगर, फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फोरस ग्रुप, और तीसरा नाइट्रोजनस स्पीसीज। जब आप 3 चीज़ को मिला देते हैं तो आप एक डीएनए बना सकते हैं। उस डीएनए से हम एक ह्यूमन जीनोम बना सकते हैं जिससे हम स्टडी कर सकते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की, ठीक है। और एक इंडिया में एज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टैब्लिश्ड हो गया है, यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वो चीज़ हो जाती है जिसमें एक रिसर्च एक्टिविटी कैरी आउट करने के लिए यूज़ होता है फॉर समथिंग दैट इज़ ऑफ ग्रेट नेशनल इम्पोर्टेंस। फिर हम आगे देखते हैं जो प्रोजेक्ट है हमारा, ठीक है, इसमें जो जीनोमिक डेटा है या नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस है वो हम कंप्यूटर के थ्रू या कंप्यूटर में जो लगने वाली एडवांस टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इनके मैथमेटिकल मॉडल्स के थ्रू इनको हम डिज़ाइन करते हैं, यानी इनको स्टडी करते हैं, ठीक है। और फिर एंड दिस डेटा विल बी रिटेन ऑन डीएनए मॉलिक्यूल इन द लैब एंड आर्टिफिशियल जीनोम विल बी क्रिएटेड। जो नाइट्रोजनस बेसिस है उनको हम स्टडी करते हैं इन कंप्यूटर, और फिर उससे हम एक अपना डीएनए मॉलिक्यूल क्रिएट करते हैं। उस डीएनए मॉलिक्यूल से हम अपना खुद का एक जीनोम बना पाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये किस लिए यूज़ हो रहा है, इसमें किसी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट
नहीं आ रहा है, कोई भी ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है, ये केवल स्टडी पर्पज़ के लिए है। इससे हमें होगा क्या? सबसे पहले इससे हमें बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी ह्यूमन जीनोम और जेनेटिक डिजीज़ की, ठीक है। यानी कि जो जितनी भी बॉडी में जीन्स हैं, जो जीन्स मिलकर जीनोम बनाते हैं, उनकी बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी हमें। और फिर दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, जो जेनेटिक डिजीज़ जो ह्यूमन बॉडी में होते हैं, और वो हमें समझ में आएगा कि क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, तो उनकी ट्रीटमेंट्स के बारे में भी हमें पता चलेगा, ठीक है। फिर थर्ड हम एक अपने अगले टॉपिक पे आते हैं, ये है अर्थ बायोजीनोम प्रोजेक्ट। 2018 से लेकर 2028 तक इसका चलने का प्लान है और इंडिया भी इसका पार्ट है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि इसका यूज़ क्या है, इसको हमने क्यों चालू किया और ये हम इसका हिस्सा क्यों बने। ये जो प्रोजेक्ट है हमारा, ये स्पेसिफिकली हमने यूज़ करने वाले हैं जो क्रॉप्स हैं उनको स्टडी करने के लिए कि वो किस कंडीशन में बेहतर तरीके से उग सकते हैं, और उन क्रॉप्स को अच्छे से ग्रो करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन से नए ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं, यानी कौन कौन से नए मेथड यूज़ कर सकते हैं जिनसे उन्हें टूटने से या फिर हम कहें किसी तरीके से मुरझाने से उन्हें नुकसान ना पहुँचे। ये एक स्टडी, हम इसके बारे में आगे और जानेंगे। तो हम अभी तक जितना भी चीज़ देखे हैं, इसके थ्रू हम ये समझना चाहेंगे कि हाँ, जीनोमिक्स जो ओवरऑल चीज़ है उसका हमारे देश में क्या इम्पैक्ट पड़ा है, इससे हमारे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, हमारे इंडस्ट्रीज़ को, हमारे सोसाइटी को, हमारे एग्रीकल्चर को क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो सबसे पहले हम एग्रीकल्चर की तरफ जाएंगे, तो एग्रीकल्चर जीनोमिक्स, ठीक है। अब इसमें हम समझेंगे कि जो एग्रीकल्चर जीनोमिक्स है उसमें हम देखते हैं अगर, तो इन इंडिया जो जीनोमिक्स है वो स्टार्ट हुआ था 2002 में, ठीक है। और ये एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने स्टार्ट किया था नेचुरली, ठीक है, कि एग्री जीनोमिक्स है। और इससे क्या हुआ, इंडिया हैज सीक्वेंस्ड जीनोम ऑफ मेनी क्रॉप्स सच एज राइस, व्हीट, पल्सेस, शुगर, मस्टर्ड, तुलसी, रागी। जितने भी इसमें आपने क्रॉप्स अभी सुने, इन सभी का जो जीनोम का डेटा है वो हमने कलेक्ट कर लिया, यानी इनकी जीन्स की डेटा को हमने स्टडी कर लिया बारीकी से। तो इन्हें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, कौन कौन से फर्टिलाइजर्स इनके लिए अच्छे होंगे, कौन कौन से पेस्टिसाइड्स इनको नुकसान करेंगे, वो सब हमें पता चल चुका है। कौन कौन से वेदर कंडीशंस को ये सर्वाइव करेंगे, ये भी हमें पता चल चुका है, ठीक है। और इससे होगा क्या, दिस विल हेल्प इंडिया टू डेवलप न्यू क्रॉप्स फॉर बेटर प्रोडक्शन। इंडिया को नए नए क्रॉप्स प्रोड्यूस करने में काफ़ी आसानी होगी इस जीनोमिक्स के डेटा से, ठीक है। फिर हम दूसरे नंबर पे आते हैं जीनोमिक्स इन इंडिया के जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। ये क्या है, ये 2020 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है, जिससे हमारा जो इंडियन पॉपुलेशन है उसका जेनेटिक डाइवर्सिटी उसको हम मैप कर सकें। तो इट वाज स्टार्टेड 2020 टू मैप जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया पॉपुलेशन, ठीक है। अब इससे होगा क्या, इससे हुआ क्या है, दिस प्रोजेक्ट हैज़ क्रिएटेड अ डेटाबेस ऑफ 10,000 इंडियन सिटीजन्स ऑफ डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। यानी कि हमने इस एक प्रोजेक्ट से पूरा जो 10,000 सिटीजन्स है ऑल अराउंड इंडिया, और जो अलग एथनिक ग्रुप की, यानी कोई तमिल के हो सकते हैं, कोई गुजराती हो सकते हैं, कोई नॉर्थ ईस्ट के हो सकते हैं, कोई कश्मीरी हो सकते हैं, कोई उत्तर प्रदेश के लोग हो सकते हैं, महाराष्ट्र के हो सकते हैं, इन सभी के अलग अलग जो तरीके के लोग हैं, उन सभी का हमने जीनोम का डेटा कलेक्ट किया, उनको स्टडी कर लिया है, ठीक है। और फिर हम आगे देखते हैं कि जनवरी 2025 जो जीनोम इंडिया डेटाबेस है जो हमने कलेक्ट किया था, that was released by the Indian Prime Minister and is available at Indian Biological Center, फरीदाबाद। जो हमने डेटा कलेक्ट किया था 10,000 लोगों का, वो जनवरी 2025 में देश के प्रधानमंत्री ने अवेलेबल करा दिया है फॉर जनरल स्टडी। डेट इज होस्टेड एट इंडियन बायोलॉजिकल सेंटर, फरीदाबाद। फिर हम देखते हैं कि जो ये डेटा बेस है वो क्या काम करेगा। ऑब्वियसली इससे हमें डिजीज़ के बारे में पता चल जाएगा जो कि इंडियंस को हो चुकी हैं, जो होंगी, जिसके होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, जिस पे हम एक्ट कर सकते हैं। और फिर यह हमें हेल्प करेगा कि नेशनल लेवल पर वो पॉलिसीज़ बनाएं जिससे हम अपनी पॉपुलेशन को उन होने वाली डिजीज़ से प्रोटेक्ट कर सकें, हम अपने हेल्थ सिस्टम को उन होने वाली डिजीज़ से पहले ही तैयार कर सकें। अब हम एक अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। जो ये वाला टॉपिक है ये है जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड जीएम क्रॉप्स। कुछ चीज़ें आपको ठीक से नहीं दिख रही होंगी, लेकिन मैं सेंटेंसेस को पढ़ के आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो हम देखते हैं कि जीनोमिक सर्विलेंस जो है वो इंडिया में, ठीक है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टेंटली क्रिएटिंग
pathogens and analyzing their genetic similarity and differences by study of its genome. तो ये जीनोमिक सर्विलेंस क्या है? ये एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में हम पैथोजेंस को स्टडी करते हैं और एनालाइज करते हैं उनकी जेनेटिक्स को. पैथोजेंस क्या होते हैं? जो चीज़ को आप देख नहीं सकते, जो बैक्टीरिया हो गया, जो किसी और चीज़ पे रहते हैं. जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स दिए, वॉर्म्स, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, ये सब आ जाते हैं पैथोजेंस पे. ठीक है. तो डिजीज कॉजिंग एजेंट्स वो चीज़ें, वो एजेंट्स जो कि डिजीज कॉज करते हैं. ठीक है. तो वायरस जैसे कोरोना वायरस, तो दैट वाज अ पैथोजन. तो इन पैथोजेंस को हम स्टडी करते हैं और उनके जेनेटिक मटेरियल को हम बहुत ही बारीकी से स्टडी करने के बाद हम अपना कंक्लूजन्स बना सकते हैं, जिसके थ्रू हम अपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम डिज़ाइन कर सकते हैं. ठीक है. उसके बाद से हम देखते हैं कि जो सीक्वेंसिंग होता है जीनोम की या पैथोजन की, वो लेबोरेटरी के लेवल पे होती है. ठीक है. अब सीक्वेंसिंग मतलब जो जीन है, जो जीनोम है, उसको एक्सट्रैक्ट करने के प्रोसेस को सीक्वेंसिंग हम कहते हैं. ठीक है. अब हम और आगे स्टडी करेंगे. जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, इंसाकॉग नाम है, इसका नाम है इंडिया सार्स CoV-2 जीनोमिक कंसोर्टियम. ठीक है. इसका फुल फॉर्म है. ठीक है. और ये SARS-CoV-2 क्या है? ठीक है. ये कोरोना वायरस का दूसरा नाम है. अब हम बताइए क्या चीज़ है. ठीक है. ये आपको कोई डिजीज़ लग रहा होगा, डिजीज़ नहीं है, मैं आपको बताता हूँ. इंसाकॉग जो है, दैट इज़ अ ग्रुप ऑफ 54 कंट्रीज, 54 laboratories, I'm sorry, 54 laboratories that monitors genomic variations in coronavirus by genomic sequencing method. ठीक है. over a period of a time, a new variant of coronavirus can appear due to mutation, change in genetic material, and such variation can be monitored in INSACOG lab. अब इसको समझते हैं. जो ये INSACOG है, जो नाम आपने सुना, ये एक कलेक्शन है, चेन है 54 लैबोरेटरीज का. इनका एक काम है, जो जेनेटिक मटेरियल है कोरोना वायरस का या फिर किसी पैथोजन का, ठीक है, उनको स्टडी करना. ठीक है. और स्टडी करना ही नहीं, स्टडी करना जेनेटिक मटेरियल को, और साथ साथ में उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं. चेंज मतलब म्यूटेशन मतलब जो चेंजेस हो रहे हैं उनकी जेनेटिक में, उनको भी स्टडी करना और उनको मॉनिटर करते रहना. ठीक है. ये सारी जो चीज़ होती है, ये इंडिया में एक इंसाकॉग लैब में होती है. और इंसाकॉग लैब क्या है? 54 लैबोरेटरीज का एक चेन, जिसका काम ही यही है. हम आगे बढ़ेंगे तो अब यहाँ से आपको चीज़ थोड़ा अच्छे से दिख रही होंगी. सिमिलर जीनोमिक सर्विलेंस इज ऑल्सो बीइंग प्लान्ड फॉर टीबी बैक्टीरिया. ये जो चीज़ था, ये कोरोना वायरस के लिए था. ठीक है. ये आने वाली जो चीज़ है, ये हमारी टीबी बैक्टीरिया के लिए हो जाएगी. ठीक है. अब हम आगे जैसे देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इसमें जो हम लोग को जानने चाहिए, जो आगे हम लोग को यूज आएंगे. पहले हम जानते हैं डार्क जीनोम क्या होता है. जो डार्क जीनोम है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ जंक डीएनए. ठीक है. और इनएक्टिव डीएनए प्रेजेंट इन ह्यूमन जीनोम. ठीक है. इट इज़ अ पार्ट ऑफ जंक डीएनए और इनएक्टिव डीएनए प्रेजेंट इन ह्यूमन जीनोम. दे डोंट टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है. अब इसमें क्या है, जो जंक डीएनए, जो इनएक्टिव डीएनए, जैसे कि मैंने बताया, मोर देन 99.99%, जो मोर देन 50% डीएनए जो है वो इनएक्टिव है. ठीक है. दैट इज़ नॉट यूजफुल या दैट इज़ नॉट एक्टिव, दैट इज़ नॉट इन्फ्लुएंसिंग द ओवरऑल सिस्टम और ओवरऑल आई वुड से फिजिकल और मेंटल अपीयरेंस ऑफ आवर ह्यूमन माइंड और ह्यूमन बॉडी. ठीक है. तो उससे क्या होता है कि दे डोंट टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस. ये प्रोटीन के सिंथेसिस में, फॉर्मेशन में पार्ट नहीं लेते हैं क्योंकि इनएक्टिव है. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू न्यू रिसर्च, मेंटल डिसऑर्डर्स सच एज साइकोफेनिया, इसको सिजोफेनिया भी कह सकते हैं, एंड बाइपोलर डिसऑर्डर में बी लिंक टू डार्क जीनोम. यानी कि कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो बाइपोलर डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकते हैं, ऐसे लोग कहते हैं, जो कि जिनका सीधा सीधा मतलब है कि जो इनएक्टिव डीएनए है, जो डीएनए अपना रोल नहीं प्ले कर रहा है प्रोटीन की सिंथेसिस में, उस वजह से जो बाइपोलर डिसऑर्डर्स हो सकते हैं और जो साइकोफीनिया जैसी डिजीजेज है वो हो जाती हैं. ठीक है. दूसरे टर्म पे हम चलते हैं, पर्सन जीनोमिक्स, जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफ वन इंडिविजुअल. जब एक पर्टिकुलर इंसान को पकड़ के उसके जीन की स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड पर्सन जीनोमिक्स, जैसा कि आप पहले समझ चुके हैं. जीनोमिक्स, जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफ मेनी इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज. जब हम एक पर्टिकुलर स्पीसीज में कई सारे लोगों के जो जीनोम की स्टडी करते हैं, जैसे कि एक सांप है, तो एक सांप तो एक कैटेगरी है, लेकिन सांप तो बहुत सारे होते हैं.
पाइथन भी होता है, एनाकोंडा भी होता है, इसी तरह से वाइपर भी होते हैं, ऐसे ऐसे कैटेगरीज होती हैं साथ में। तो जब हम उनकी जीनोम की स्टडी करते हैं तो उसको जीनोमिक्स कहा जाता है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं मेटाजीनोमिक्स, ठीक है, मेटाजीनोमिक्स, मेटाजीनोमिक्स ये क्या है, इसको हमें समझना पड़ेगा। जैसे जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज लिविंग इन अ स्पेसिफिक एरिया, जब हम अलग अलग स्पीसीज हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं, उनकी जीन की स्टडी करते हैं तो उनको मेटाजीनोमिक्स कहा जाता है। जैसे एक तालाब के पास बहुत सारे तरीके के जानवर रहते हैं, उसमें आपको छोटे छोटे एंट्स भी मिल जाएंगे, हो सकता है कुछ कीड़े मकोड़े भी आसपास मिल जाए, क्रोकोडाइल भी हो सकता है, वहाँ सांप भी हो सकता है, वहाँ पे बत्तख भी कई बार तैर सकते हैं, मछलियाँ भी होती हैं। तो ये एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया में अलग अलग तरीके के प्रजाति के लोग रह रहे हैं, उनकी जब जीन की स्टडी करेंगे तो उन्हें मेटाजीनोमिक्स कहा जाएगा, ठीक है। और ये एग्जांपल्स भी हैं, जैसे सॉइल मेटाजीनोमिक्स हो गया, एरियल मेटाजीनोमिक्स हो गया, एक्वाटिक मेटाजीनोमिक्स हो गया, ठीक है। जो सॉइल मेटाजीनोमिक्स में मतलब जैसे मैंने आपको बता दिया ज़मीन पे, एरियल में भी बहुत सारे चीज़ें हो जाती है। एरियल में आपके पक्षी उड़ रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन पक्षी में भी अलग अलग कैटेगरी होती है। एक्वाटिक में मैंने आपको बताया है कि सांप भी हो सकते हैं, उसमें आपका घड़ियाल भी हो सकता है, उसमें क्रोकोडाइल भी हो सकता है, उसमें फिशेस भी आ सकती हैं, इसमें आपकी शार्क्स भी आ सकती है, व्हेल भी आ सकती है। तो उनकी जब जीन की स्टडी हम करेंगे तो उसको एक्वाटिक मेटाजीनोमिक्स कहा जाएगा। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। अब आगे हम समझते हैं ई डी एन ए क्या होता है, ठीक है। ई डी एन ए दैट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल डी एन ए भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैंने मार्क करके रखा है। आपको समझना होगा ई डी एन ए प्रेजेंट इन एनवायरमेंट ड्यू टू लाइफ एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म in that environment. Such DNA can come in different part of the environment from dead body of organism, body parts of the organism, जैसे excretory waste और organism, egg, feather, sperm, saliva, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो बहुत सारे लाइफ की जो एक्टिविटीज़ होती है जो कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं, तो उसकी वजह से जो एनवायरमेंट में है उनका डीएनए रिलीज हो जाता है। अब कैसे होता है उसको हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए पक्षी उड़ रहा है, वो अपने पंख फड़फड़ा रहा है, ठीक है, उसमें से उसका एक पंख निकल गया, ठीक है, और वो पंख निकल गया तो उस पंख को आप स्टडी करके, उस पंख में जो जीन्स है उसकी जीनोमिक्स की स्टडी करके आप पता लगा सकते हैं कि पक्षी किस टाइप का है, उसका वेट भी क्या होगा, वो कहाँ से आ रहा है, किस जगह पे रहता होगा, किस तरह का बॉडी टेम्परेचर उसका होगा, ठीक है। जिस लेवल की चीज़ें आप पता कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, एनवायरमेंटल डीएनए में जो अलग अलग चीज़ें लोग रिलीज़ करते हैं, जैसे एग हो गया, एक पक्षी एग रिलीज़ कर सकता है, या एक क्रोकोडाइल अपना एग रिलीज़ कर सकता है, ठीक है। फिर स्पर्म्स हो गए, सलाइवा हो गया, ये जो चीज़ें हैं जो ये रिलीज़ होती हैं, इनके थ्रू भी हम जीन्स की स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि हमने क्राइम सीन में कई बार देखता है कि एक क्रिमिनल का बाल कहीं गिरा हुआ मिल जाता है, तो उस बाल के डीएनए से हम पता कर सकते हैं कि वो क्रिमिनल कौन था, हम मैच करा सकते हैं उस बाल के थ्रू, उस क्रिमिनल को पकड़ के उसका डीएनए और उस बाल का डीएनए मैच करा सकते हैं, तो पता चल जाएगा कि वही क्रिमिनल था, ठीक है। और इस तरीके से हम जो इन्वायरमेंट में चीज़ें रिलीज हो जाती है, ह्यूमन या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो लेफ्ट ओवर चीज़ है, उससे भी हम स्टडी कर सकते हैं उसकी जीन की, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या हो जाता है, स्टडी ऑफ ई डी एन ए कैन बी बेनिफिशियल फॉर बायोडाइवर्सिटी मॉनिटरिंग एंड कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ माइग्रेटरी रूट ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, ठीक है। जो स्टडी होता है ई डी एन ए का, वो हमारे लिए बेनिफिशियल इसलिए हो जाता है क्योंकि उससे हम जो बायोडाइवर्सिटी है अलग अलग, ठीक है, वो हम पता कर सकते हैं। जैसे मैंने बर्ड्स का एग्जांपल दिया आपको, उसी तरीके से आप ई डी एन ए से पता कर सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस टाइप का बिहेवियर शो कर रहा है, क्या उसका बॉडी वेट रहा होगा या बॉडी टेम्परेचर रहा होगा, किस तरह की सराउंडिंग में वो पला बड़ा होगा, वो किस टाइप की स्पीशीज़ होगा, किस टाइप की रीजन में वो रह रहा होगा, उसका ओवरऑल बॉडी का स्ट्रक्चर किस टाइप का होगा। ये बहुत सारी बेसिक से बेसिक चीज़ हम जान सकते हैं, उसको बीमारियाँ कौन कौन सी होंगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम जान सकते हैं। अब हम एक नए टॉपिक पे आते हैं, इसका नाम है सेल फ्री डीएनए, CFDNA। अब सेल फ्री डीएनए क्या होता है, ठीक है, अब हम इसको समझेंगे। जो सेल फ्री डीएनए है हमारा, ये एक अलग सी हमारी चीज़ है। सेल फ्री डीएनए, अब हम जैसे ये एक सेल है, ठीक है, पहले बेसिक हम समझते हैं, सेल हो गया,
इस सेल में आपका ये पार्ट हो जाता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में आपका डीएनए हो जाता है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर भी अपना डीएनए, इसको एमडीएनए हम कहते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि जो सेल है उसकी डेथ हो गई, ठीक है। अब जब सेल की डेथ हो गई तो इसमें से जो CF DNA यानी सेल फ्री DNA है, दैट विल बी प्रेजेंट इन द ब्लड स्ट्रीम प्लस ब्लड फ्लूइड। तो हम इसके mDNA को और इसके न्यूक्लियस में जो पड़ा हुआ DNA है इसको निकाल देंगे, ये हमारा सेल फ्री DNA हो जाता है, ठीक है। अब सेल नहीं रहा लेकिन हमारे पास ये DNA है, तो अब क्या हो जाता है, ये हम इसको कहाँ कहाँ पता कर सकते हैं, ये ब्लड स्ट्रीम में होता है, ये ब्लड के फ्लूइड्स में रहता है, क्योंकि सेल तो बहुत सारे मरते हैं, सेल बहुत सारे पैदा होते हैं, ये उनका डीएनए को हम एक्सट्रैक्ट कर ले तो भी हमारा काम बन जाता है। ये सेल फ्री डीएनए का कंसेप्ट हम इसको और अच्छे से समझेंगे, हमने एक छोटा सा एग्जांपल देखा, हम इसको अच्छे से समझते हैं। ये जो सेल फ्री डीएनए है दैट इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल स्ट्रक्चर इन डिफरेंट बॉडी फ्लूइड सच एज ब्लड, प्लाज्मा, सेग्रम, लिम्फ, ठीक है। तो ये जो सेल डीएनए है ये एक डेड सेल में होता है, ठीक है, और ये हमेशा एक सेल स्ट्रक्चर के बाहर ही होता है, ये सेल तो बचा नहीं होता है, और ये डिफरेंट बॉडी फ्लूइड में मिलता है, जैसे ब्लड हो गया, प्लाज्मा हो गया, ठीक है, सेग्रम हो गया, लिम्फ हो गया, ये अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे ब्लड आपका उसमें बहुत सारे हो जाते हैं, RBCs, WBCs हो जाते हैं, ठीक है, तो उसमें ये इन्वॉल्व होता है, उसमें ये मिला होता है। अब जो ये जो सोर्स है, सोर्स ऑफ CF DNA इज डेड एंड फ्रेगमेंटेड सोर्स ऑफ बॉडी, ठीक है। सोर्स ऑफ CF DNA, सेल फ्री DNA इज डेड एंड फ्रेगमेंटेड सोर्स ऑफ बॉडी। ये बहुत ही आसान सा पॉइंट है, इसमें समझने का कुछ है नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हम आगे समझते हैं। जो स्टडी ऑफ सेल फ्री DNA कैन बी यूजफुल इन डिटेक्शन डायग्नोसिस ऑफ डिजीज सच एज कैंसर। कैंसर जो है ये एक ऐसी डिजीज है जो बहुत सारे लोगों को बहुत परेशान करती है। उसी तरीके से हम सेल फ्री DNA से हम जो कैंसर है उसको पता लगा सकते हैं और इवन उसका डायग्नोसिस तक कर सकते हैं, ठीक है। डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस हो सकता है, उसका क्योर भी हो सकता है बहुत हद तक, अगर हम सेल फ्री DNA जो कि बॉडी के फ्लूइड में होता है उससे पता लगाने को। उसके बाद से हम ये देखते हैं, ठीक है, कि इसको रिट्रीव कैसे किया जाता है, निकाला कैसे जाता है। इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर नॉन इन्वेसिव प्रीनेटल टेस्टिंग, ठीक है। अब हम नॉन इन्वेसिव का पहले हम जान रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मदर का वूम्ब है, ठीक है, यानी माँ का पेट है। अब इसमें ये जो है अंदर की तरफ ये बच्चा है, ठीक है, और ये है आपका इंजेक्शन। आप बिना इन्वेजिव के, बिना वूम्ब के अंदर इस बच्चे को डैमेज किए, यूट्रस को डैमेज किए, आप बस वूम्ब में इंजेक्ट करके ब्लड से आप सेल फ्री DNA निकाल सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि बच्चे का DNA और माँ का DNA सेम ही होगा मोर और लेस, आप इसे निकाल सकते हैं और उससे स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। और इसको प्रीनेटल टेस्टिंग कहा जाता है। प्रीनेटल टेस्टिंग क्या होता है, जो बर्थ के पहले की टेस्टिंग होती है। तो इसमें क्या होता है, आई एम सॉरी, इन दिस मेथड जो एम्ब्रियो होता है, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखा है, जेनेटिक टेस्ट ऑफ एन एम्ब्रियो कैन बी डन बाय कलेक्टिंग CF DNA ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम मदर्स ब्लड। तो ये जो मान लीजिए बच्चा है, ये कुछ ना कुछ एक्सक्रीशन में, कुछ ना कुछ इसकी बॉडी के अलग अलग जो चीज़ें होंगी, या माँ के जो लिक्विड होता है यहाँ पे उसके साथ मिलेगा। तो आपको इस बच्चे में जो कि पैदा भी है उसमें इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं, आप बस मॉम के पेट में हल्का सा इंजेक्शन लगाकर उसका सेल फ्री DNA निकाल सकते हैं, ठीक है। और उससे भी आप स्टडी कर सकते हैं उस बच्चे की जेनेटिक बिल्डअप की। अब हम एक नया टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। क्यों? अब हम इसको पढ़ते हैं। ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, it is a process by which genome of an organism is edited by removing or adding or replacing some gene, ठीक है, by replacing or adding some gene। अब हम इसको समझते हैं, इसका मतलब क्या है। अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें it is a process by which genome of an organism is edited by removing, adding or replacing some gene। इसमें हम एक जीन को लेते हैं और उस ऑर्गेनिज्म के जो जीनोमिक्स उसको स्टडी करने के लिए उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं, ठीक है। तो उसमें हम कुछ जीन्स को हटाते हैं और नए जीन्स को डालते हैं, जिससे हमें पता चले कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। और ऑफकोर्स ये बहुत ही कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ऑब्वियसली जब हम चेंजेस करेंगे जेनेटिक मैटर में, तो उससे ओवरऑल जो जीन्स है उसमें चेंज आएगा। उससे क्या होगा, कुछ नया प्रोटीन बनेगा, उस नए प्रोटीन से
हमारा जैसे हम नए नए तरीके की स्टडीज़ को आगे स्टार्ट कर सकते हैं जब हम नए नए चेंजेस करते हैं जीन में। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, अगर आप किसी जेनेटिक मटेरियल में एक ऐसा चेंज कर दे जिससे उस जेनेटिक मटेरियल से इंसुलिन का प्रोडक्शन बन जाए, ठीक है, तो ये अपने आप में जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक एग्जाम्पल हो जाता है। अब हम जैसे देख रहे हैं, जैसे इंसुलिन जो होता है दैट इज प्रोड्यूस बाय द पैंक्रियाज विच इज़ वेरी कॉमन थिंग, ठीक है। एंड पैंक्रियाज में आपका ये आएगा नहीं, बट आप ठीक है आप जान सकते हैं। ये पैंक्रियाज में ये आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। ये बीटा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं जिससे इंसुलिन बन जाता है, जिसको इंसुलिन कहा जाता है बेसिकली, ठीक है। दैट्स नॉट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, आई डोंट, इफ यू थिंक यू वांट टू नो यू कैन नो, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि इस वाले पार्ट की, ये वाला जो पार्ट है इसमें हम देखते हैं कि ये एक सेल है हमारा, ठीक है। इस सेल में हमारा ये वाला पार्ट है जिसमें ये न्यूक्लियस है, ठीक है। इसमें ये मटीरियल जेनेटिक मटीरियल है। इससे हम आरी मतलब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है, ये मॉलिक्यूलर सीजर है हमारा, ठीक है। इससे हम इंसुलिन बना देते हैं और इस इंसुलिन को हम कन्वर्ट करते हैं लाइगेज के थ्रू, ठीक है, एक ओपन प्लास्मिड में, ठीक है। अब हम इस तरफ भी एक डीएनए लेते हैं, दूसरा डीएनए है इसमें, ये वाला पार्ट है ये प्लास्मिड है, यानी एक्स्ट्रा डीएनए इसमें होता है। इस प्लास्मिड को हम निकालते हैं और फिर यहाँ से आरी, यानी देख सकते हैं आरी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, फिर से वही चीज़, उससे हम फिर से ओपन प्लास्मिड में कंट्रीब्यूट करते हैं। इससे क्या होता है, हमारा एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है, यानी प्लास्मिड आरडीएनए बन जाता है हमारा, ठीक है। और इस चीज़ से हम एक ई कॉली बनाते हैं। अब ये चीज़ पूछी नहीं जाएगी, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट यू नो टू मेंटेन द फ्लो यू शुड नो दिस। जो ई कॉली है इससे हम एक एक रिप्रोडक्शन करते हैं, बहुत सारे ई कॉली बनता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए से। जब बहुत सारे ई कॉली बन जाता है तो उससे इंसुलिन मिल जाता है, ठीक है। अब ये जो वेक्टर है दैट इज जीन डीएनए ट्रांसफरिंग एजेंट, डीएनए ट्रांसफरिंग एजेंट होता है वो हमारा वेक्टर हो जाता है। जो वेक्टर वाला पार्ट आप यहाँ देख रहे हैं दैट इज ट्रांसफरिंग द डीएनए एजेंट, ठीक है, द एजेंट दैट इज ट्रांसफरिंग द डीएनए, दिस इज द डीएनए एंड द एजेंट दैट इज ट्रांसफरिंग इटसेल्फ इज कॉल्ड द वेक्टर। अब हम जानते हैं कि प्लास्मिड क्या होता है। अब प्लास्मिड इज फॉर ट्रांसफर जीन टू बैक्टीरिया, ये जो प्लास्मिड है दिस इज फॉर द ट्रांसफर ऑफ जीन्स टू द बैक्टीरिया, वायरस फॉर ट्रांसमिट ऑफ जीन्स टू एनिमल्स विच इज ऑब्वियसली, ठीक है। फिर हमने पहले भी पढ़ा है वायरस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। फिर एग्रोबैक्टीरियम क्या है, फॉर ट्रांसफर ऑफ जीन टू प्लांट्स एंड क्रॉप्स, ठीक है। एग्रो मिल जाता है तो कहीं प्लांट्स और क्रॉप्स की बात आ जाती है, आप समझ लीजिए इसमें, ठीक है। फिर हम YAC यानी ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम होता है, दिस नॉट इम्पॉर्टेंट बट ठीक है। रिप्रोडक्शन ऑफ ई कॉली, जितना ज़्यादा ई कॉली बढ़ेगा उतना ज़्यादा इंसुलिन प्रोडक्शन होगा। यहाँ पर देख सकते हैं जितना ज़्यादा ई कॉली का प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा यहाँ पे इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ेगा। ई कॉली का प्रोडक्शन के लिए आप इस पूरे डायग्राम को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। That by the way this was not something that was very important but you should know, ठीक है, इस तरीके का, because we are specifically targeting syllabus of civil services, ठीक है। अब हम चलते हैं चैप्टर 2 पे, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि एप्लीकेशंस क्या क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग की, हम एप्लीकेशंस जानेंगे। अब एप्लीकेशंस जेनेटिक इंजीनियरिंग की क्या है, प्रोडक्शन ऑफ प्रॉब्लम एंड मेड का मतलब मेडिसिन सच एज इंसुलिन एंड ग्रोथ हार्मोन्स। तो हम क्या कर सकते हैं कि इससे एप्लीकेशन, इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ, मैंने बहुत शॉर्ट में लिख दिया था। जो अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, ठीक है, उन सभी को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इंसुलिन हो गया, उसके थ्रू हम ये जो आपका ई कॉली है और वो बढ़ा सकते हैं। इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ई कॉली बढ़ाना पड़ेगा, ई कॉली के लिए जेनेटिक चेंजेस लाने पड़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद से क्या हो जाता है कि ग्रोथ हार्मोन है उसको भी हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है। किसकी बॉडी कितना ग्रोथ करेगी वो ग्रोथ हार्मोन से डिपेंड करता है, तो उससे भी हम चेंज कर सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू।
फिर उसके बाद से दिस इज अ गुड पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ जीएम क्रॉप्स एंड जीएम एनिमल्स, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स। जो बीटी कॉटन है, जैसे हमें पहले लेक्चर पढ़ा था कि बीटी कॉटन इज द ओनली जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप इन इंडिया, ठीक है। तो इट इज़ यूज फॉर डेवलपमेंट ऑफ सच थिंग्स, जिससे ये वाला कॉटन है ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में हमारे देश में उगेगा, जो कि इंडिया के टेम्परेचर, इंडिया के स्पेसिफिक सिचुएशंस को देखकर बनाया गया होगा। उसी तरीके से जीएम एनिमल्स जैसे कॉपी कैट्स हो गए, ठीक है, सैल्मन फिश हो गए, जो बहुत ही कम अमाउंट में मिलती है, हम इनका कॉपी कैट्स बना सकते हैं। इस चीज़ को कॉपी कैट वाला चीज़ जो है, हमने इसको क्लोनिंग वाला पार्ट जो है, इसको हम आगे ज़रूर पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इट इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टॉपिक। फिर तीसरी चीज़ आती है, इट हेल्प्स इन द स्टडी ऑफ स्ट्रेंथ एंड फंक्शन ऑफ अ जीन। एक आदमी के बॉडी में उसकी जीन से क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या इन्फ्लुएंस पड़ रहा है, उसकी कौन सी स्ट्रेंथ उस जीन के थ्रू आ रही है, इसका स्टडी भी हम कर सकते हैं, विच इज़ ऑब्वियसली कॉल्ड जीनोमिक्स, ठीक है। दैट इज समथिंग दैट यू कैन कॉल एज एन एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है, व्हाट आर द इश्यूज दैट रिलेट विद जेनेटिक इंजीनियरिंग, व्हाट आर दोज इश्यूज। सो फर्स्ट इशू, we can alter or change genetics of human embryo, which is true. Why? अब जब जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं तो जीन्स में जो जो आप चेंजेस कर रहे होते हैं, ठीक है, उससे ऑब्वियसली आपके पास एक ऐसी पावर आती है जिससे आप जो ह्यूमन बॉडी का ओवरऑल जेनेटिक्स है, ठीक है, उसको आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, विच इज़ ट्रू। अब क्या है कि जो ह्यूमन एम्ब्रियो है उसमें भी आप चेंजेस कर सकते हैं, यानी कि आप उसके जीन्स को चेंज करके अपने एक टाइप का जो बच्चा आप चाहते हो, जो कि लेट्स से आप चाहते हो फेयर स्किन बच्चा हो, तो आप जीन्स पे चेंज करके उसको एक ज़बरदस्ती एक फेयर स्किन का बच्चा बना सकते हैं, विच इज़ नॉट समथिंग दैट यू शुड डू, सम थिंग्स वी शुड लीव इट टू द नेचर ओनली। फिर हम आगे का पढ़ते हैं कि इससे हम बायोलॉजिकल वेपन भी बना सकते हैं, ठीक है, दस बीइंग यूज्ड इन बायोलॉजिकल वॉरफेयर एंड टेररिज्म। अगर हम जीन्स पे चेंज करने लगे बहुत ज़्यादा, ठीक है, अगर हमने इसको रिसर्च पर्पस के लिए नहीं रखा तो इसको टेररिज्म के लिए भी यूज़ किया जाता है, एंड इवन वॉर्स भी यूज़ किया जा सकता है एक दूसरे के खिलाफ, जिससे बहुत बड़ा एक बायोलॉजिकल मास्केट हो सकता है। आप तो लोगों के जेनेटिक्स में चेंज करा, अगर किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को जो एक पर्टिकुलर रीजन रहती है उसको किसी एक चीज़ से सेंसिटिविटी है, ठीक है, वो उस चीज़ से अच्छा अडेप्ट नहीं कर पाते हैं, जैसे कोई किसी चीज़ से इन्फेक्शन हो जाता है, तो आप उस इन्फेक्शन का यूज़ कर सकते हैं उनके खिलाफ कोई वॉर को लड़ने में, जिससे ऑब्वियसली उनकी हार ही होनी है क्योंकि वो अंदर से कमज़ोर पड़ जाएंगे। अब हम आगे देखेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, दिस इज गोइंग टू बी एंटायरली न्यू टॉपिक। जो जीएम क्रॉप्स यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हो सकते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा मैंने क्लटर्ड लिखा है, लेकिन मैं आसानी से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। पहला आता है इसमें सिसजेनिक क्रॉप, दूसरा आता है ट्रांसजेनिक क्रॉप, तीसरा आता है नॉन ट्रांसजेनिक क्रॉप। अब सिसजेनिक क्रॉप क्या है, इसमें जो जीन का ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर ऑफ जीन विद इन सिमिलर स्पीसीज ऑफ ग्रुप, ठीक है, तो मैंगो में ही जीन का ट्रांसफर होगा। सिसजेनिक में तो एक पर्टिकुलर स्पीसीज में ही ट्रांसफर होता है जीन्स का, दैट इज कॉल्ड ट्रांसजेनिक, ठीक है। अब ये सिसजेनिक, ठीक है। अब ट्रांसजेनिक में हम पढ़ते हैं। ट्रांसजेनिक में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ जीन बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज और ग्रुप। इसमें जो एप्पल का जीन है आप मैंगो में भी जाके लगा सकते हैं, ठीक है, दैट इज व्हाट यू कॉल ट्रांसफर ऑफ जीन बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज ऑफ ग्रुप। ये ट्रांसजेनिक का हो जाता है, ट्रांसजेनिक क्रॉप हो जाता है, ठीक है। अब जैसे इसका एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं, बीटी कॉटन है और गोल्डन राइस, यानी बीटी कॉटन और गोल्डन राइस इसी के थ्रू बने हुए हैं, ठीक है। अब नॉन ट्रांसजेनिक क्रॉप के बारे में बात करते हैं। तो जब आप रिमूवल ऑफ सम जीन फ्रॉम क्रॉप जीनोमिक्स टू मॉडिफाई द जेनेटिक्स, जब आप किसी एक क्रॉप में से उसकी जेनेटिक्स को डिस्टर्ब करते हैं, यानी उसकी जीन को मॉडिफाई करते हैं, तो उस चीज़ से नॉन ट्रांसजेनिक क्रॉप बनते हैं, ठीक है। सिसजेनिक क्रॉप में हम देखते हैं कि इट इज़ सेफ फॉर ह्यूमन कंजप्शन एनवायरनमेंट, बिकॉज जो ट्रांसफर जीन हो रहा है बिटवीन सिमिलर स्पीसीज हो रहा है, ठीक है। इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, ठीक है, इट गिव्स द सेम रिजल्ट। तो ये सेफ होता है ह्यूमन कंजप्शन के लिए, क्योंकि अगर आप एक जीन एक पर्टिकुलर स्पीसीज से निकाल रहे हैं और उसको जाकर दूसरी स्पीसीज में निकालें तो बहुत ही लेस चेंजेस होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो जीन का मटेरियल होता है वो इनएक्टिव होता है, तो बहुत ही सिमिलर चेंजेस दिखेंगे, मतलब कुछ ऐसा रेवोल्यूशनरी चेंज नहीं होगा। ट्रांसजेनिक में क्या होता है, ये मॉडर्न एग्रीकल्चर में पॉपुलर है, क्यों कि इससे हम न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ला सकते हैं, जैसे कि अगर कोई राइस जो है या फिर कोई भी क्रॉप है, ठीक है, अगर वो किसी ऐसे मौसम में उग सकता है जहाँ पर बहुत कम बारिश हो रही हो, तो हम उसको
उसके जो जेनेटिक मटेरियल है, जो कि उसको एक कम रेन, कम पानी वाले जो ओवरऑल मौसम है जिसमें वो उग पा रहा है, उस क्वालिटी को हम यूज़ कर सकते हैं किसी और क्रॉप में जो कि एक ऐसी जगह पे है जहाँ पर बहुत बारिश नहीं होती है, लेकिन फिर भी वहाँ पे खाने की ज़रूरत है। तो हम इस चीज़ को एक पॉजिटिवली तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे गोल्डन राइस और बीटी कॉटन का तो एग्जांपल दे दिया है हमने, ठीक है। और ये एग्रीकल्चर में खासकर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है, ठीक है। अगर कोई चीज़ कहीं पर अच्छे से नहीं उग पा रही है तो हम एक ऐसी चीज़ के बारे में ढूंढ सकते हैं, एक ऐसा क्रॉप ढूंढ सकते हैं जो भी उस कंडीशन को सर्वाइव करके अच्छा ग्रोथ पा रही हो, ठीक है। अब इस चीज़ को आप समझ गए होंगे मोटा मोटा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब नॉन ट्रांसजेनिक क्रॉप में क्या होता है कि ये कंपेरेटिवली सेफ होता है, ठीक है, लेकिन इसमें हम क्या कहते हैं, ऑब्वियसली जीन को मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है। और उसको मॉडिफाई करते हैं क्यों, क्योंकि हमें क्रॉप्स के जीनोमिक्स को स्टडी करना होता है, ठीक है। और ये अभी पॉपुलर है, इतना यूजफुल नहीं है, लेकिन ये ट्रांसजेनिक क्रॉप दैट इज fairly useful, we can say that is actually very useful and it's actually very popular. BT cotton, golden rice it's one of the two most prominent examples. ये चीज़ आपको याद रखनी होगी, इसका डेफिनेशन और इसके एग्जांपल्स, डेफिनेशन एग्जांपल्स ये आपको याद रखना होगा, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, आई गेस सो। फिर हम पढ़ते हैं ट्रांसजेनिक क्रॉप्स, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। ये जो हमने पढ़ा उसको हम और अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक फॉरेन जीन है फ्रॉम एन अनरिलेटेड स्पीसीज इज एडेड इन क्रॉप्स जीनोम, दिस प्रोसेस इज बेस्ड ऑन जेनेटिक इंजीनियरिंग। सही बात है। अगर हमने कोई जैसे बताया कि एक पर्टिकुलर स्पीसीज ए है, उसका जो जीन है उसको हम ले जाके स्पीसीज बी में डाल देंगे, जिससे जो स्पीसीज ए की क्वालिटी है स्पीसीज बी में भी आ जाएगी, ठीक है। और इसके बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, पहले तो इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, ठीक है। जैसे बीटी कॉटन है, ये बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ प्रोडक्टिव होता है, यानी बहुत ही अच्छी क्वालिटी में बहुत ही अच्छे क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है। तो ये किसी के मिक्सचर से बनाए, किसी और स्पीसीज़ का जो जीन है हम उन्हें उठा के कॉटन या प्लांट में लगाया, उससे ये बीटी कॉटन बना, ठीक है। फिर बेटर न्यूट्रिशन, ऑब्वियसली हर्बिसाइड टॉलरेंस, यानी अलग अलग जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि प्लांट को हार्म कर सकते हैं, उनसे मजबूती होती है, यानी उनको ये रेजिस्ट कर पाते हैं। पेस्ट रेजिस्टेंस, यानी कि बहुत सारे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो कि वॉस्प जो होते हैं बहुत सारे, जो कि प्लांट्स को डैमेज कर सकते हैं, उनसे हम इनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनके थ्रू हम रेजिस्टेंस पा सकते हैं ट्रांसजेनिक क्रॉप्स की स्पेशली बात करें तो। फिर न्यू प्लांट प्रोडक्ट, जब हम स्पीसीज ए से स्पीसीज बी में एक नया जीन डालते हैं तो ऑब्वियसली हम कुछ नया बना रहे हैं कि उसमें एक नई क्वालिटी हम ऐड कर रहे हैं, तो एक नया ही प्लांट हम उसको कह सकते हैं। और उसकी मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत अच्छी हो जाती है, यानी कि उसकी ओवरऑल जो वैल्यू है वो हम बहुत इंक्रीज़ कर देते हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा हद तक इंक्रीज़ हो जाती है। अब हम समझेंगे कि इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ये क्या होता है, ठीक है, इससे कैसे होता है, हमें इसको समझेंगे पूरा अच्छे से, ठीक है। इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, यहाँ पे था जीएम रबर जेनेटिकली मॉडिफाइड, यानी जीएम का मतलब जेनेटिक मॉडिफाइड, जिनको भी थोड़ा कन्फ्यूजन है, जीएम रबर ये होता है, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल है, ये इंडिया में बहुत ज़्यादा प्राइम एग्जाम्पल है कि ये इतना ग्रो नहीं करता था जैसे नॉर्मल रबर होता है, वो हॉट एंड ह्यूमन जो कंडीशंस होते हैं उसमें अच्छा ग्रो करता है, यानी ऐसे गर्म तापमान में, ठीक है। लेकिन अब जीएम रबर क्या होता है, जो एक आपका नॉर्मल रबर होता है उसमें MnSOD जीन, एक जीन होता है जिसको आप रबर में ऐड करें तो आपका जीएम रबर बन जाता है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, इट कैन ग्रो इवन इन लो टेम्परेचर ऑफ विंटर इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो ये तो हॉट एंड ह्यूमन क्लाइमेट में हो रहा था, ये रबर जो हम अब बना रहे हैं जीएम रबर, ये तो लो टेम्परेचर यानी कोल्डर रीजन्स में भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ये बन जाता है। दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड मिरेकल, दैट्स अ एग्जांपल ऑफ ट्रांसजेनिक क्रॉप एंड यू कैन क्लियरली सी जब हम एक जीन को हटा के दूसरे जीन में डालते हैं तो कितना बड़ा इन्फ्लुएंस ये डालता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म जान सकते हैं, मैंगनीज सुपर ऑक्साइड डाई म्यूटेज जीन, MnSOD, ठीक है, मैंगनीज सुपर ऑक्साइड डाई म्यूटेज जीन, ठीक है। अब जीएम रबर को हम समझेंगे क्या इसकी हिस्ट्री रही है, ठीक है ना। इट वाज डेवलप्ड बाय जीएम रबर वाज डेवलप्ड बाय रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट इन केरला, ठीक है। इसका डेवलपमेंट केरला में हुआ था एंड इंडिया बिकम फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप जीएम रबर एंड वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री, ठीक है,
in which GM rubber was planted in Guwahati and Assam in 2021. India obviously was the first country to develop GM rubber, and it was the first country to implement its plantation in Guwahati and Assam. तो एक्चुअली में ग्रो कर रहा है हमारे यहाँ, ठीक है। अभी जो नेचुरल रबर है, इट इज़ नेटिव प्लांट ऑफ हॉट एंड ह्यूमन अमेजोन बेसिन एंड इट्स कंडीशन इज नॉट सुटेबल फॉर कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस, ठीक है, ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है। तो नेचुरल रबर कंडीशंस जो होते हैं नेचुरल रबर के, वो ऐसे होते हैं कि ये एक बहुत ही हॉट एंड ह्यूमन रीजन में ग्रो करते हैं, लेकिन अब हमें तो कोल्ड एंड क्लाइमेट रीजन में इसको ग्रो करना है, तो हमने उसमें मॉडिफिकेशन किया और इसको GM रबर बनाया है, MnSOD जीन ऐड करके। अब क्या होता है, GM रबर जो होता है ये टॉलरेट कर लेता है लो टेम्परेचर, कैन टॉलरेट लो टेम्परेचर ऑफ विंटर एंड इट कैन इंक्रीज द रबर प्रोडक्शन इन नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। इट कैन वेरी इजीली इंक्रीज ऑन लो टेम्परेचर, it can very easily increase the production in the northeast because it can survive in low temperature, so it fits very well in the northeast. With the help of genetic engineering, GM crops can be developed which can tolerate environmental stress such as drought, salinity. It also helps to overcome adverse impact of climate change on agriculture sector. Example, Karnataka Agriculture University is studying ragi genome to develop GM rice which will require less irrigation. Certain genes from ragi will be transferred to the rice, ठीक है। अब हम देखते हैं, तो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम ये देख सकते हैं कि हम जो अलग अलग एनवायरनमेंट में जो कि ड्रॉट और बहुत सारा सैलिनिटी यानी बहुत ज़्यादा जिसमें सॉल्ट होता है, जिसमें प्लांट नहीं सर्वाइव कर सकते, वैसे वैसे कंडीशंस में भी हम ऐसे क्रॉप्स को बना सकते हैं जो कि वैसे कंडीशंस को सर्वाइव कर लें। जैसे कि हमने एग्जांपल दिया GM रबर का, ये विंटर को भी सर्वाइव कर सकता है। वो एग्जांपल देते हैं, हम समझते हैं जो कर्नाटक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो एक रागी जिनोम पे भी काम कर रही है, जो कि एक GM राइस है जो एक लेस इरीगेशन में भी ग्रो कर सकती है, ठीक है। और उसमें क्या होगा, जो जीन्स है फ्रॉम रागी दैट विल बी ट्रांसफर टू राइस। अब एक हम यहाँ पे देखते हैं इसका पूरा फ्लो चार्ट। तो रागी जीनोम है, तो जीन फ्रॉम रागी, हम इस रागी जीनोम का जीन यूज़ करेंगे और उसको राइस में डालेंगे तो इससे GM राइस बन जाएगा, ठीक है। अब इसको हम यूज़ करते हैं सकते हैं कर्नाटक में भी, वहाँ का जो वेदर है जो रेजिस्टेंट था इसके कल्टीवेशन के लिए, वो भी अब इसको एक्सेप्ट करेगा। अब इससे क्या होता है, बेटर न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, गोल्डन राइस। तो गोल्डन राइस क्या हो जाता है, ये येलो फ्रूट्स एंड वेज, ठीक है, और प्लस ग्रीन लीव्स को अगर हम देखें तो इससे इसका पिगमेंट आता है, गोल्डन राइस का जो गोल्डन कलर होता है उसका पिगमेंट जो होता है इसी के थ्रू आता है, ठीक है। तो इससे ओवरऑल बेटर न्यूट्रिशन भी होता है, इट्स अ वेरी गुड थिंग। तो जो राइस है प्लस बी कार्टोन जीन, ठीक है, इससे गोल्डन राइस बन जाता है, ठीक है। अब जैसे ये राइस जो है दैट प्रोड्यूसेस स्टार्च, और ये जो कार्टोन जीन है ये डैफोडिल प्लांट से आता है हमारा, ठीक है। इससे ये गोल्डन राइस बनता है और इसका जो येलोइश कलर है इससे आता है, ठीक है। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। इसमें क्या है, राइस में स्टार्च था, लेकिन जो गोल्डन राइस है इसमें स्टार्च तो है प्लस विटामिन A भी है, तो दैट इज गोइंग टू बी फार मोर हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। अब हम देखते हैं कि गोल्डन राइस जो है दैट वाज डेवलप्ड बाय इंगो पोर्टिकस एंड पीटर बेयर एंड रॉकफेलर फाउंडेशन ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स टू फाइट विद विटामिन A डिफिशियंसी। गोल्डन राइस में जैसे आप देख रहे हैं स्टार्च प्लस विटामिन A होता है, तो जो गोल्डन राइस है हमारा दैट वाज डेवलप्ड बाय दीज 3 पीपल, जिसपे लास्ट में एक ऑर्गेनाइजेशन है रॉकफेलर ऑर्गेनाइजेशन, जिससे हम विटामिन A की जो डिफिशियंसी है उसको फाइट कर सकें। अकॉर्डिंग टू हु 124 मिलियन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम विटामिन A एंड डिफिशियंसी vitamin A deficiency worldwide, and about 2 million kids die every year due to vitamin A deficiency, ठीक है। तो 124 मिलियन, अगर आप इस नंबर को समझना चाहें तो इसका मतलब है 12.4 करोड़ यानी 12 करोड़ 40 लाख लोग दुनिया भर में विटामिन A की डिफिशियंसी से जूझ रहे हैं। उसमें से केवल 20 लाख ऐसे बच्चे हैं जो कि हर साल मर जाते हैं क्योंकि उन्हें विटामिन E की डिफिशियंसी होती है। इट्स अ मार्वेलस थिंग दैट हैज़ बीन अचीव्ड इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब हम आगे देखते हैं। 1999 में फर्स्ट वर्जन ऑफ गोल्डन राइस वाज क्रिएटेड एंड इट वाज पुट थ्रू फील्ड ट्रायल्स एंड रिस्क असेसमेंट अंडर सुपरविजन ऑफ इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला फिलीपींस, ठीक है। 1999 में फर्स्ट वर्जन बनाया गया था गोल्डन राइस का। 2021 में फिलीपींस बिकेम फर्स्ट कंट्री टू एक्सेप्ट गोल्डन राइस फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन, ठीक है। ये सब एक्चुअली कोई कंसेप्ट नहीं है, दिस जनरल नॉलेज थिंग, सो आप इसको
बस पढ़ते जाइएगा, स्किप इट इन योर ब्रेन, ठीक है। बांग्लादेश ने जो गोल्डन राइस का जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो ट्रायल्स है, वो ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज पे वो पहुंच गए हैं, तो इसके बाद से वो इम्प्लीमेंट कर देंगे। अगर हम देखें, ऑल्दो इन इंडिया एंड फिलीपींस गोल्डन राइस इज अंडर controversial, but many organizations are supporting it, such as Bill and Melinda Gates Foundation. Bill and Melinda Gates Foundation is supporting golden rice and also promoting development of super rice, which will have vitamin E, zinc, iron, protein along with vitamin A. बहुत सारे जो कंट्रीज हैं जो कह रहे हैं कि इससे हमारे यहाँ कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, तो उनका अपना एक स्टैंड है। लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि एक इसके सपोर्ट में भी है विटामिन ए देने वाली गोल्डन राइस के, बट केवल इतना ही नहीं, वो कह रहे हैं हम अब सुपर राइस बनाएंगे। सुपर राइस में और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे, विटामिन ए होगा, बट उसके साथ साथ विटामिन ई भी होगा, जिंक भी होगा, आयरन भी होगा, प्रोटीन भी होगा। तो जो ओवरऑल न्यूट्रिशन है बॉडी को, वो एक सिंपल खाने से ज़्यादा मिल पाएगा। आप लेट्स से 500 ग्राम राइस लिए, उसको आपने बनाया खाया, उसमें आपको पहले विटामिन ए मिल रहा था गोल्डन राइस से, सुपर राइस से आपको इतने सारे और कंपोनेंट्स मिलेंगे। सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी ग्रेट थिंग। अब हम हर्बिसाइड टॉलरेंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। हर्बिसाइड टॉलरेंस H+ और, ठीक है, वीडीसाइड। तो ये क्या है? इट इज़ एन एग्रोकेमिकल विच कैन किल वीड्स और अनवांटेड प्लांट्स इन क्रॉप फील्ड्स। एग्जाम्पल ग्लूफोसाइनेट, इट्स द मोस्ट पॉपुलर वीडीसाइड, ठीक है। इट्स अ केमिकल दैट कैन किल वीड्स और अनवांटेड प्लांट्स। तो आप इसको छिड़क देंगे अगर लेट्स से अपने खेत में, तो उससे बहुत सारे जो अनवांटेड प्लांट्स हैं और वीड्स हैं जो ग्रो करते हैं, जो डिस्ट्रॉय करते हैं कल्टीवेशन को, वो मर जाएंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल हम लेते हैं DMH11, जिसको यहाँ पे धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 भी कहा जाता है, GM मस्टर्ड, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड को हम DMH11 कहते हैं। ये क्या है? इट वॉज डेवलप्ड बाई दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड लीडरशिप ऑफ डॉक्टर दीपक पेंटर, ठीक है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वीडीसाइड, ठीक है। अब हम आते हैं GM क्रॉप्स, इसके पार्ट 2 पे। दिस इज द पार्ट 2 ऑफ जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे, इसमें जो पहला है वरुणा, इट इज़ अ टाइप ऑफ मस्टर्ड दैट इज ग्रोन इन इंडिया। जो इंडिया में मस्टर्ड होता है उसका नाम ही है वरुणा, ठीक है। अब यहाँ पे है वरुणा मस्टर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे हीरा मस्टर्ड, दो हमने मस्टर्ड ले लिया। तो अब हम क्या देखते हैं, इसमें से जो वरुणा मस्टर्ड है, इसका जो आप देख सकते हैं ये मेल पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे एरो मैंने बनाया हुआ है, क्लियरली विजिबल हुआ आपको, ये मेल पार्ट है। ये वाला जो पार्ट है ये आपका फीमेल पार्ट है। तो हम इसमें से ये वाला पार्ट जो मेल पार्ट है वो हटा देते हैं, कैसे? बार्नेज जीन ऐड करके, ठीक है। ये वरुणा का मेल पार्ट हटा देता है बार्नेज जीन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो हीरा मस्टर्ड है, ठीक है, उसका जो ये मेल पार्ट है इसको हम ऐड कर देते हैं वरुणा मस्टर्ड में, वरुणा मस्टर्ड के मेल पार्ट पे, ठीक है। अब ये हीरा मस्टर्ड का मेल पार्ट जो है वो वरुणा मस्टर्ड के मेल पार्ट पे ऐड हो जाता है, और इससे क्या बन जाता है, हमारा बन जाता है DMH11। तो इन दोनों के जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं, इसमें चेंजेस करते हैं, जेनेटिक चेंजेस, तो हम DMH11 बनाते हैं, ठीक है। ये है हमारा बार जीन। अब बार जीन क्या होता है, ठीक है। बार जीन, बार्स्टर जीन, इट न्यूट्रलाइज द इम्पैक्ट, ठीक है, ऑफ बार्नेज एंड DMH11 एंड बार्नेज एंड DMH11 विल हैव बोथ, ठीक है, इन फ्लावर, बोथ मेल्स एंड फीमेल पार्ट्स इन फ्लावर, ठीक है। तो ये DMH11 बेसिकली बनाने की जो प्रक्रिया है वो ऐसे ही होती है। वरुणा मस्टर्ड और हीरा मस्टर्ड, इसके मेल पार्ट को निकाला बार्नेज जीन ऐड करके, और इसके मेल पार्ट को यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे बार स्टार जीन ऐड करके, ठीक है, बार स्टार जीन या बार्नेज जीन या बार जीन प्लस बार स्टार जीन, ये दो हम ऐड करते हैं और फिर DMH11 बनाते हैं। तो DMH11 जैसे कि हमने पढ़ा, दैट इज कॉल्ड आर GM मस्टर्ड। आइए हम इसको समझेंगे। तो जीन्स क्या हैं फ्रॉम सॉइल बैक्टीरिया? तो बारजीन, बार्नेज, बास्टर, ठीक है। यहाँ पे बार्नेज हमने ऐड किया और यहाँ पे बार जीन ऐड किया और बास्टर जीन ऐड किया है। अब ये क्या है? तो बार जीन जिसको कहते हैं वो है हमारा हर्बल साइड टॉलरेंस, ठीक है।
बार्नेस जो है वो हमारा मेल स्टेराइल है, यानी कि इसमें जो मेल पार्ट है वो हमारा है नहीं, ठीक है, तभी हमने बार्नेस ऐड किया। और बारस्टार क्या है कि ये न्यूट्रलाइन बार्नेस है, ठीक है, इनके ऑफिशियल बायोलॉजिकल नेम्स है। तो DMH11 में ये 3 जो जीन्स हैं, 3 जीन्स फ्रॉम सॉइल बैक्टीरिया एंड सॉइल बैक्टीरिया हैव बीन एडेड, ठीक है। In DMH11 is genetically modified mustard variety in which cross pollination or hybridization is done. That is why it is known as Dhara mustard project, Dhara mustard hybrid, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि क्रॉस पोलिनेशन करते हैं, उस क्रॉस पोलिनेशन की वजह से या फिर हाइब्रिडाइजेशन की वजह, ये दोनों आपको लग रहा होगा कि क्या डिफरेंस है। इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू नो राइट नाउ, लेकिन आप बस ये जान लीजिए कि हम एक पार्ट को दूसरे पार्ट में, एक जीन को दूसरी जीन में ऐड कर रहे होते हैं, यही है, ठीक है, मोटा मोटा। तो इससे क्या होता है कि हम धारा मास्टर 11 बना पाते हैं। इसका पूरा प्रोसेस आपने यहाँ पर देख लिया। अब हम ये समझेंगे कि जो बार जीन है हमारा, ठीक है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यू कैरेक्टर विच मेक्स मस्टर्ड टॉलरेंट टू पॉपुलर हर्बिसाइड जैसे ग्लूफोसाइनेट है। तो ये जो बार जीन है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल, जिससे जो हम मस्टर्ड बना रहे हैं वो कोई भी हर्बिसाइड हो गया जो कि उसको हार्म कर सकता है, उससे वो उसको रेजिस्टेंट बना देता है, ठीक है। DMH11 इन क्रॉप फील्ड कैन मेक wheat management easy and mustard production can increase by 30%। तो ये जो धारा मस्टर्ड है हमारा, इसको हम अपने कल्टीवेशन के लिए यूज़ करते हैं, तो जो मस्टर्ड का ओवरऑल प्रोडक्शन है वो 30% बढ़ जाएगा, और साथ में ये टॉलरेंट भी हो जाएगा एक हर्बिसाइड के, ठीक है। नाउ 2017 में क्या होता कि DMH11 was approved by GEAC, which is Genetic Engineering Appraisal Committee under Ministry of Environment, Forest and Climatic Change, MOEFCC। तो 2017 में ये इसको अप्रूवल दे दिया गया। 2022 में क्या हुआ कि MOEFCC जो है इट रिलीज DMH11 और एनवायरमेंट सेफ्टी एंड स्टडी की क्या क्या इफेक्ट्स एनवायरमेंट के इसके ऊपर होंगे, ठीक है। आफ्टर द स्टडी इट विल रिलीज फॉर कमर्शियल रिलीज एंड कल्टिवेशन, इट विल बी रिलीज फॉर कमर्शियल रिलीज एंड कल्टिवेशन। जब उसको हम एक बार स्टडी कर लेंगे इसकी जेनेटिक मटेरियल को, तब हम इसके ओवरऑल यूज़ केस जो है, इसके एप्लीकेशन है कमर्शियल वे में एज वेल एज कल्टिवेशन में, वो हम समझ पाएंगे, ठीक है। बाय द वे इसके खिलाफ एक PIL भी दर्ज हो गई है, यानी कि इसको लेकर चिंता भी कुछ लोग को है, तो इसके खिलाफ PIL भी दर्ज कर दिया, यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो हमारा है दैट इज पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स। पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स एग्जाम्पल BT कॉटन, BT ब्रिंजल, ठीक है। ये इन पर कोई पेस्ट का, कोई पेस्टिसाइड का कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है, यानी कुछ आप इस पर छिड़क दें तो ये रेजिस्टेंट होते हैं, को इन्फ्लुएंस नहीं होने देते। तो इट इज़ अ जेनेटिक मॉडिफाइड, BT कॉटन इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन स्पीसीज डेवलप्ड बाय Monsanto USA, इट्स अ कंपनी इन USA, वहाँ से BT कॉटन यूज़ हुआ है। तो कैसे हुआ है, तो जो कॉटन जीनोम है, ठीक है, उसमें हम CRY1AB और CRY2AB ये जो 2 जीन्स है उसको ऐड करते हैं, तो BT कॉटन हमारा बन जाता है, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि जो BT कॉटन है ये क्रायोप्रोटीन निकालता है, ठीक है, क्रायोप्रोटीन या फिर BT टॉक्सिन, और इससे क्या होता है, ये हमारा बॉल वॉर्म है, ठीक है, ये उसको किल कर देता है। कैसे करता है, ठीक है, ये जो कॉटन होता था, प्रॉब्लम क्या थी, जो कॉटन होता था वो हमारा बॉल वॉर्म करके एक कीड़ा होता है, उससे डैमेज हो जाता था। तो हमने जब ये दोनों जीन ऐड किया, उससे इसकी वजह से ये BT कॉटन ने क्रायोप्रोटीन इसने प्रोड्यूस की। अब ये क्रायोप्रोटीन क्या करता है, ये जो बॉल वॉर्म है उसके इंटेस्टाइन जो है उसका pH लेवल जो होता है, यानी एसिडिटी लेवल वो उसको चेंज कर देता है, उसको इन्फ्लुएंस कर देता है, जिसकी वजह से बॉल वॉर्म मर जाता है। तो इस वजह से ये क्रायोप्रोटीन की वजह से ये हमारा BT कॉटन है ये बॉल वॉर्म रेजिस्टेंट बन पाया है। बॉल वॉर्म एक कॉटन ईटिंग पेस्ट होता है, जिनको नहीं समझ में आ रहा हो, ठीक है, एक बस कीड़ा होता है जो कॉटन को खा जाता है। इसके लिए, इससे हमने बचने के लिए BT कॉटन हमने बनाया है। Under the influence of cryogene, BT cotton plant produces a toxic protein which kills bollworm, and there won't be any need of chemical pesticide to protect the cotton crop. इससे हम देखते हैं कि BT cotton जो है it produces a toxic protein which kills bollworm and there won't be any need
ठीक है, ये तो मैंने आपको समझा दिया। इन इंडिया कल्टिवेशन ऑफ बीटी कॉटन स्टार्ट इन 2002 आफ्टर गेटिंग अप्रूवल ऑफ जीएसी। एट प्रेजेंट मोर देन 95% ऑफ कॉटन क्रॉप फील्ड्स आर बीटी कॉटन। तो इंडिया में जितना भी अभी आप कॉटन क्रॉप देख रहे हैं उसमें से 95% जो है वो बीटी कॉटन ही है। ठीक है, ये बीटी कॉटन किस लिए लगाया गया है? ताकि ये बॉलवर्म से बच सके, पेस्ट से बचाने के लिए इसको बनाया गया। अब बीटी कॉटन को बेचा कैसे जाता है इंडिया में? इसका एक जॉइंट वेंचर है जिसका नाम है माइको मोनसेंटो, यानी ये यूएस और इंडिया की जो कंपनीज इन दोनों ने जॉइंट वेंचर किया है इसको बेचने का। ठीक है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मार्केटिंग ऑफ बीटी कॉटन एंड बीटी कॉटन इज बीइंग सोल्ड विद ब्रांड नेम बॉल गार्ड। ठीक है, इसको बीटी कॉटन, जहाँ पे भी आपको बीटी कॉटन दिखेगा तो उसका जो ब्रांड नेम होगा, जिस नाम से वो बेचा जा रहा होगा इंडिया में, उसका नाम होगा बॉल गार्ड। ठीक है, एंड इट्स द ओनली जीनोम क्रॉप ऑफ इंडिया। बीटी कॉटन इज द ओनली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इन इंडिया। अब हम बात करेंगे बीटी कॉटन के अलावा बीटी ब्रिंजल का, उसका क्या है। यहाँ पे हम जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे क्राई 1AB ऐड करते हैं ये जीन्स अभी, और यहाँ पे क्राई 1AC हम ऐड करते हैं। ब्रिंजल में इसमें प्रॉब्लम क्या थी पहले समझते हैं। इट वॉज डैमेज बाई स्टेम एंड फ्रूट बोरर। ठीक है, इससे ये डैमेज हो जा रहा था। ठीक है, तो इसको बस परेशानी हो रही थी। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप बस इतना समझिए इसको परेशानी हो रही थी। तो उससे हमने क्या किया, ये क्राई 1AC का ही जीन था जिसको हमने ब्रिंजल में ऐड कर दिया। अब इससे बन गया बीटी ब्रिंजल। अब बीटी ब्रिंजल जो है वो क्राई प्रोटीन प्रोड्यूस किया या फिर स्लैश बीटी टॉक्सिन, दोनों एक ही चीज़ है। फिर ये जो स्टेम ऑफ फ्रूट बोरर है, ठीक है, इसको ये मार दे रहा था। ठीक है, तो इसको स्टेम और फ्रूट बोरर से जो परेशानी होती है वो ख़त्म हो गई जब हमने इसमें ये जीन ऐड किया। तो बीटी ब्रिंजल जो है ये अब ऑटोमेटिकली नेचुरली रेजिस्टेंट हो गया। तो हमें अलग से कोई केमिकल पेस्टिसाइड लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी जेनेटिकली मॉडिफाइड है, तो ये अपने आप से ही काम कर लेगा। अब हम देखना चाहेंगे कि जो हमारा आगे का पार्ट है। In 2008, BT brinjal was approved by GAC, but there was huge protest across India because its genome food crop and might harm human health. ठीक है, कि लोगों को डाउट था कि इससे ह्यूमन हेल्थ को कुछ असर पड़ेगा क्या, तो इसलिए इसको 2008 में मंजूरी दी गई थी, प्रोटेस्ट हुए थे। उसके बाद से क्या हुआ, मिनिस्ट्री है जो ये एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट अफेयर्स की, ठीक है, जैसे मैंने आपको याद MEOMOEFCC, ठीक है, यहाँ पे आपको मैं बता दिए, इसको अभी भी डाउट हो तो यहाँ पे देख ले सकते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसने अप्रूवल दे दिया था, लेकिन उसके बाद से यहाँ पे हम देख सकते हैं MOEF ने इसका जो कमर्शियल रिलीज है उसको रोक दिया। ठीक है, और कहा कि इसका जो रिस्क असेसमेंट है उसकी एक स्टडी होनी चाहिए, ताकि इससे पता चल सके कि इससे कितना हार्म इंसानों को हो सकता है, कितना फ़ायदा इंसानों को हो सकता है, ओवरऑल कितना अच्छा है हमारे ये इंडिया के लिए। फिर फाइनली 2013 में बांग्लादेश में इसको एक्सेप्ट किया गया था और वहाँ पे इसका ग्रोथ होता है, वहाँ पे इसको पूरा यूज़ किया जाता है। आगे हम बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि न्यू प्लांट प्रोडक्ट, ठीक है, ये एक फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट इसको कहा जा रहा है। ठीक है, ये एक फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें है क्या हम ये जानते हैं। विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग अ न्यू जीन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन प्लांट टू डेवलप अ न्यू केमिकल कंपाउंड विच एड्स न्यू न्यूट्रिशन और केमिकल इन द प्लांट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू एक नया जीन हम इंट्रोड्यूस करेंगे प्लांट में, जिससे हमें एक नया केमिकल कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, जिससे हमें एक नए न्यूट्रिशन ऐड करने को मिल जाएंगे उस प्लांट से। तो ऑब्वियसली जब आप जेनेटिक मॉडिफिकेशन करेंगे तो कुछ ना कुछ तो चेंजेस होंगे, तो उस चेंजेस का पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे में क्या क्या पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल के फॉर्म में एग प्रोटीन, ठीक है, जिसको एल्ब्यूमिन प्रोटीन कहा जाता है इन पीस, ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर फिश ऑयल, ठीक है, फिर इंसुलिन इन टोमेटोज, ये सब चीज़ें हैं जो इसके एग्जाम्पल्स हैं। मेडिसिनल प्रॉपर्टीज इन प्लांट्स, by adding of new gene in plant genome, medicinal property can be added। ठीक है, अब जैसे एडिबल वैक्सीन हो गया, कॉलेरा एंटीजन, जैसे मैं फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ कि न्यू जीन जब आप ऐड कर रहे हैं प्लांट जीनोम में, मेडिसिन प्रॉपर्टी उसमें हम आ सकती है, यानी उसको हम औषधि की तरह यूज़ कर सकते हैं। कॉलेरा एंटीजन पोटैटो, यानी कॉलेरा एडिबल वैक्सीन जो है उसको अगर आप पोटैटो में डाल दें तो उसके में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आ जाएंगी।
फिर यहाँ पे परचेसेस लिखा है विच इज़ वूपिंग कफ, तो ये एंटीजन होता है बनाना में, ठीक है, और ये परचेसेस एडिबल वैक्सीन बना देता है। अब हम एक नए टॉपिक पे आ रहे हैं विच इज़ स्टेम सेल, ठीक है। पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि स्टेम सेल के पीछे का जो ओवरऑल रीज़न है प्रोटेस्ट का, स्टेम सेल का ही अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन स्टेम सेल को पढ़ने से पहले हम जो रीज़न है प्रोटेस्ट का जीएम क्रॉप्स को लेकर वो हम समझेंगे, ठीक है। तो सबसे इसको हम 3 भाग में बांट सकते हैं, कमर्शियल, एनवायरनमेंट और बायोलॉजिकल, ठीक है। तो सबसे पहले पे आता है हमारा कमर्शियल। तो कमर्शियल लेवल पे हम देखते हैं जो डिपेंडेंसी एमएनसीज फॉर सीड्स लाइक बीटी कॉटन और बीटी बेंजल वो बढ़ जाएगी, यानी हमें एमएनसीज पे हमारे फार्मर्स को डिपेंडेंट होना पड़ेगा, ठीक है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर कंट्री जहाँ पे 48% लोग हैं वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। इससे क्या होगा कि बड़ी कंपनीज हैं वो तो जल्दी जल्दी सीड्स हड़प लेंगे, लेकिन जो क्रॉप्स है वो हड़प लेंगे, लेकिन स्मॉल फार्मर्स है उसको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज लेना पड़ेगा इन सबको एक्वायर करने के लिए, इनकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट होगी, ठीक है। और ड्यू टू हाई प्रोडक्टिविटी डिमांड एंड सप्लाई इक्विलिब्रियम विल बी डिस्टर्ब व्हिच विल इम्पैक्ट स्मॉल फार्मर्स। अगर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है तो उससे क्या होता है कि जो ओवरऑल मार्केट में दाम होता है वो कम हो जाएगा, जिससे जो एवरेज स्मॉल फार्मर है उसको लॉस होगा, वो फार्मिंग में लॉस होगा, तो उसको ऑब्वियसली लोन लेने पड़ेगा, लोन लेने के लिए उसको और ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, ठीक है, और प्राइसेस हमेशा उसको लोअर ही मिलेंगे, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं हमेशा नुकसान में ही रहेगा, तो एक बहुत ही विशियस सर्किल हो जाएगा। आगे हम देखते हैं तो इन्वायरमेंटल चेंजेस पढ़ेंगे। तो इन लॉन्ग टर्म जो जीएम क्रॉप्स हैं दैट कैन कॉज रेजिस्टेंट इन पेस्ट और पेस्ट और इंसेक्ट कॉजेज, तो ये एक लॉन्ग टर्म में जीएम क्रॉप्स जो है इंसेक्ट और पेस्ट रेजिस्टेंट बनाएंगे। दिस इज नॉट समथिंग दैट यू शुड प्रोटेस्ट, बट दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स दैट वी आर स्टडीइंग विद इन द एनवायरनमेंट सेक्शन, ठीक है। अब it will lead to gene escape or genetic pollution where a gene from a gene crop can get transferred to other plant only to develop some bad trait। अब देखिए इस चीज़ को समझिए, हर जीना हम जब एक स्पीसीज ए से स्पीसीज बी में डालते ज़रूरी नहीं अच्छे ही ट्रेट्स हैं, कभी कभार कुछ जो चीज़ें हैं वो बुरी भी आ जाती हैं। पता चला पहले कहानी अच्छी थी, आपने जीन ट्रांसफर किया तो कहानियाँ बहुत बिगड़ गई, ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ कभी भी हमारे में नहीं होना चाहिए। DMH11 and other GM crops have been linked to decrease soil fertility and decreasing pollution of beneficial insect of crop field, ठीक है। तो DMH11 से क्या होता है, क्योंकि जो इंसेक्ट्स है उनको मार देता है, लेकिन सारे इंसेक्ट्स जो है वो नुकसान नहीं करते, जैसे जब इंसेक्ट्स वो मरते हैं तो वो जाके सॉइल में मिक्स हो जाता है, जब सॉइल में मिक्स हो जाता है तो उससे सॉइल की जो ओवरऑल फर्टिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब ये कह रहा है कि DMH11 के यूज़ से जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो कम हो गई, क्योंकि वो इंसेक्ट्स को ऑब्वियसली अपने ऊपर डिपेंडेंट होने नहीं देते, वो तुरंत उनको मार देते हैं, ठीक है। तो इंसेक्ट्स जब उनको कंज्यूम ही नहीं कर सकते तो इंसेक्ट्स वहाँ आते ही नहीं हैं उनके आसपास DMH11 के, ठीक है, जिससे वहाँ की फर्टिलिटी है वो इम्पैक्ट हो जाती है। फिर बायोलॉजिकल लेवल पर हम देखें तो GM क्रॉप्स हैव सम एक्स्ट्रा chemical and proteins which can adversely impact human and cattle health। ये जो क्रॉप्स होते हैं वो ऑब्वियसली जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं, तो उसमें बहुत सारे नेचुरल ट्रेट्स नहीं होते हैं, जो हमने बहुत सारे ट्रेट्स उसमें बनाए होते हैं जीन को ट्रांसफ़र करके, तो उससे ह्यूमन हेल्थ जो है और जो एक कैटल का हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाता है, विच इज़ नॉट समथिंग दैट्स अ गुड थिंग टू हैव, राइट, दैट्स अ वेरी बैड थिंग, जिससे वो आगे जाके डिजीज़ हो सकती है या और तरह की कोई हेल्थ इंस्टेबिलिटी हो सकती है। तो क्या फाइनल क्वेश्चन पे आते हैं, शुड इंडिया एक्सेप्ट जीनोम क्रॉप, यस और नो, एंड द आंसर इज यस, क्योंकि जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन तो है। इंडिया को ऑब्वियसली जीनोम क्रॉप को एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। अब क्या है, इन दिस टेक्नोलॉजी अ प्लांट जीनोम इज एडिटेड बाय रिमूविंग सम जीन टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट, सच क्रॉप्स कैन बी टर्म्ड एज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ठीक है, which is fine, but it can't be termed as transgenic and these crops are known as non-transgenic, ठीक है। It was developed by Indian Agri Research Institute IARI, ठीक है। तो ट्रांसजेनिक इनको नहीं कह सकते, इनको नॉन ट्रांसजेनिक के कैटेगरी में ही डाला जाएगा। ट्रांसजेनिक वही होता है जिसमें अलग अलग कैटेगरीज की चीज़ों को ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है, एंड इट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय GAC। फिर हम देखते हैं साइड डायरेक्टेड न्यूक्लियस यानी SD1 एंड SD2, ये SD2
SDN2 enzymes are used for removal of gene from plant genome and this is also known as SDN technology. तो जो प्लांट का जीनोम उसमें से जब हम जीन को हटाते हैं तो उस टेक्नोलॉजी का नाम है SDN टेक्नोलॉजी। और इस SDN टेक्नोलॉजी में हम दो एंजाइम्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। वो दो एंजाइम्स जो हैं वो हमारे पहले SD1 और दूसरा है SDN2, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है साइड डायरेक्टेड न्यूक्लियस 1 एंड साइड डायरेक्टेड न्यूक्लियस 2 एंजाइम। अब इसके बेनिफिट्स हम देखते हैं। पहले बेनिफिट्स में क्या आ जाता है, इट इज़ अ रिस्क फ्री एंड हार्मलेस फॉर ह्यूमन कंजप्शन, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, चीपर एंड फास्टर टेक्नोलॉजी फॉर GM क्रॉप डेवलपमेंट। इट्स अ फास्टर एंड अ चीपर वे फॉर GM क्रॉप डेवलपमेंट विच इज़ ऑब्वियसली बिकॉज अगर आप कोई जेनेटिकल मॉडिफिकेशन करें तो उससे कहीं ना कहीं ओवरऑल प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाते हैं, ठीक है। वो और ज़्यादा ग्रोथ करते हैं और ज़्यादा वो कहीं ना कहीं ग्रोथ आपको दिखाते हैं, तो और ज़्यादा आपको प्रोडक्टिविटी दिखती है उनमें। आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमें पता चलता है कि स्टेम सेल जो होता है, these are present in animal body, these cells are divided to produce different type of cells, ठीक है। स्टेम सेल्स एक नया टॉपिक है हमारे लिए। तो इसमें हम देखते हैं आपके जो स्टेम सेल्स होते हैं, ठीक है, जो कि एनिमल बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, दे आर divided to produce 3 different cells for 3 different types of cells, ठीक है। और इनकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। पहला है इट डिवाइड्स इनटू मल्टीपल टाइम्स, दे कैन डिवाइड मल्टीपल टाइम्स, दे हैव सेल्फ रिन्यूएबल एबिलिटी एंड दे कैन प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन बॉडी। स्टेम सेल्स होते हैं एनिमल बॉडी में, दी सेल्स डिवाइड्स टू प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि होता कैसे। जैसे स्टेम सेल है, ये 2 स्टेम सेल बना, एक स्टेम सेल 2 में बना, फिर वो स्टेम सेल RBC बना, ठीक है। और ये वाला स्टेम सेल है ये आगे जाके और ज़्यादा WBCs बनाया, ठीक है। तो स्टेम सेल क्या है, अपने आप को मल्टीप्लाई करते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट है, दे कैन डिवाइड मल्टीपल टाइम्स, वो आप देख सकते हैं एक स्टेम सेल से अलग अलग स्टेम सेल्स बनते जा रहे हैं, ठीक है। फिर हम आगे देख सकते हैं कि दे कैन प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन बॉडी। ये स्टेम सेल यहाँ पे RBC प्रोड्यूस कर सकता है, ये स्टेम सेल आगे जाके यहाँ पे WBCs प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। अब स्टेम सेल्स की फंक्शंस क्या होते हैं हम उसको समझते हैं। सबसे पहले जो हमारा सबसे पहला फंक्शन है, इट सप्लाइज न्यू सेल्स फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आफ्टर बर्थ एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन मदर्स वूम, ठीक है। तो स्टेम सेल्स क्या होता है, इट सप्लाइज ये जो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो सेल्स चाहिए होते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी जब बच्चा जो होता है माँ के पेट में होता है तो उस समय ये सेल्स सपोर्ट करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट को। फिर दूसरा पॉइंट ये हो जाता है कि जो ये सेल्स हैं, ठीक है, ये रिपेयर और हीलिंग में भी काम आते हैं, ठीक है। कोई बच्चा है उसको कोई चोट लगी है तो उसका जल्दी एक्टिव रिकवरी इन स्टेम सेल्स के ही थ्रू होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ओवरऑल रिकवरी भी जल्दी हो जाती है। फिर उसके बाद इट रिप्लेसेस द डेड सेल्स बाय सप्लाइंग न्यू सेल्स इन द बॉडी। तो जो ओल्ड डेड सेल्स है उनको ये रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करते हैं जो पुराने डेड सेल्स हैं उनको रिप्लेस कर देते हैं बॉडी में से, ठीक है। ये स्टेम सेल्स के फंक्शन हो जाते हैं। अब स्टेम सेल्स कितने टाइप्स के होते हैं उसको समझते हैं। ये टाइप्स हैं टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स, प्लूरिपोटेंट, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स, ओलिगोपोटेंट स्टेम सेल्स, यूनिपोटेंट। अब ये थोड़ा सा आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं मैं उसको ये देख सकते हैं कि पावर टू प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, ये जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो इनका पोटेंशियल जो है वो घट जाता है, ये नीचे घटने का साइन लगा है। तो सबसे कम जो है यूनिपोटेंट में होता है, सबसे ज़्यादा जो होता है टोटिपोटेंट में होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि इन दोनों से टोटिपोटेंट स्टेम सेल प्लूरिपोटेंट से एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल बनता है, ठीक है। और ये केवल एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ही रहता है, ठीक है, जब बच्चा जो होता है वो पेट में होता है। फिर इन तीनों स्टेम सेल से एडल्ट स्टेम सेल्स बनते हैं, ठीक है। ये हमारे डेथ, दीज आर प्रेजेंट इवन आफ्टर बर्थ टिल डेथ, ठीक है। बर्थ से लेकर जो डेथ है तब तक हमारे बॉडी में ये प्रेजेंट रहते हैं एडल्ट स्टेम सेल जो मल्टीप्लाई होते रहते हैं। और ये वाले जो है ये केवल शुरुआत में जब बच्चा होता है तो उस समय होता है। अब हम अच्छे से पढ़ेंगे टोटिपोटेंट स्टेम सेल को। देखिए जो टोटिपोटेंट हमारा स्टेम सेल है वो कहीं ना कहीं मैं आपको दिखाऊंगा,
ओके, ठीक है, वी आर गुड टू गो। ये जो टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स है, ठीक है, इट इज द मोस्ट पावरफुल स्टेम सेल विच कैन डिवाइड इंटू एनी टाइप ऑफ सेल इन द बॉडी, ठीक है। इट्स द मोस्ट पावरफुल सेल एंड इट कैन डिवाइड इंटू एनी टाइप ऑफ सेल। इट इज प्रेजेंट ओनली इन 1 वीक ओल्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है। तो जब कोई बच्चा जस्ट पैदा हुआ है तो जो एम्ब्रियो जो स्टेज है उसका, उसमें जब वो 1 हफ्ते का होगा तभी वो रहता है, उसके बाद से वो डेड हो जाते हैं, ठीक है। If we try to get totipotent stem cells from mother's womb, embryon will get destroyed and that's why totipotent is most important, ठीक है। इसको हम अगर रिट्रीव करेंगे तो उसको एम्ब्रियो से ही रिट्रीव कर सकते हैं जब बच्चा एकदम बेसिक डेवलपमेंट के स्टेज पे है, और हमने इसको अगर थोड़ा सा भी गलत तरीके से रिट्रीव करने की कोशिश की तो ऑब्वियसली बात है ये एम्ब्रियो को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो रिसर्च पर्पस के लिए हम टोटिपोटेंट स्टेम सेल को रिसीव कर सकते हैं आईवीएफ के थ्रू। आईवीएफ मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है उसके थ्रू हम टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स को रिट्रीव कर सकते हैं, बट ओनली फॉर द रिसर्च पर्पस। आईवीएफ क्या है इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे, डोंट वरी। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स है, ये स्टेम सेल्स जो हैं दे आर डेवलप्ड बाय डिवीजन ऑफ टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स एंड इट कैन प्रोड्यूस मेजॉरिटी ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज इन द बॉडी। तो ये जो बॉडी में जो डिवीजन होता है टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स का, क्योंकि 1 हफ्ते बाद ये खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद से प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स आता है एंड इट प्रोड्यूसेस मेजॉरिटी ऑफ अदर सेल्स, ठीक है। बाकी जितने भी सेल्स हैं बॉडी में, टिश्यूज हैं, वो इसी स्टेम सेल से आते हैं। एंड मेडिकली दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेम सेल विच कैन बी यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मेनी डिजीजेस इन स्टेम सेल थेरेपी। स्टेम सेल थेरेपी को भी हम थोड़ा सा आगे में पढ़ेंगे, ठीक है, बट इट्स गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेम सेल दैट कैन बी यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ मेनी डिजीजेस, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्टेम सेल हम आते हैं अपने पार्ट 2 पे। अब हम प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल जो था हमने यहाँ पे किया था स्टार्ट, उसी को हम आगे लिखेंगे। अब ये क्या है, इट कैन बी रिट्रीव्ड फ्रॉम लेटर एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है। एम्ब्रियो जब 1 वीक के बाद होता है, यानी जब टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स है वो खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल आते हैं। जब एम्ब्रियो खत्म हो जाता है तो उसके बाद जो 1 हफ्ते बाद ही उसको हम रिट्रीव कर सकते हैं, बट द थिंग इज इट हैज़ बीन बैंड, it can cause damage to the embryo, so this isn't allowed here in India, right? फिर जब मिसकैरेज हो जाता है, अगर मिसकैरेज है वो विदिन 12 वीक्स बाद एम्ब्रियो ने डेवलपमेंट किया तो फिर हम इसको ऑप्टेन कर सकते हैं, ठीक है। इस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल को हम ऑप्टेन कर सकते हैं, बट शुड बी ऑल ओनली ऑप्टेन फॉर रिसर्च पर्पस। ये कोई कमर्शियल एक्टिविटी है, किसी भी फॉर प्रॉफिट काइंड ऑफ एक्टिविटी के लिए हम इसको ऑब्वियसली नहीं यूज़ कर सकते। फिर हम इसको अगले 3rd पॉइंट पे देखते हैं, तो हम इसको यूज़ निकाल सकते हैं फ्रॉम अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड एट द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, इट कैन बी यूज फॉर स्टेम सेल प्रिजर्वेशन एंड थेरेपी, अगेन फॉर रिसर्च पर्पस। अब अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है, जैसे ये आप देख सकते हैं, ये माँ का पेट है, ठीक है, ये यूट्रस हो गया जिसमें बच्चा है, ये बच्चा है यहाँ पे। तो जो बच्चा जो है वो माँ के पेट से कनेक्टेड रहता है, माँ के बॉडी से कनेक्टेड रहता है इस अम्बिलिकल कॉर्ड से। इसी कॉर्ड के थ्रू उसको न्यूट्रिशन, फूड, एयर, एवरीथिंग इसी के थ्रू प्रोवाइड हो रहा है। इस चीज़ को जो है उसको हम प्लेसेंटा कहते हैं, ठीक है। अब इसी में से अम्बिलिकल जो एक कॉर्ड है इसमें से हम प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ बर्थ जब बच्चा निकल रहा हो माँ के पेट से तभी हम इसको निकाल सकते हैं, और कोई कंडीशन में ये नहीं निकल सकता है, ओके। आगे बढ़ते हैं, तो स्टेम सेल प्रिजर्वेशन एंड स्टेम सेल बैंकिंग और कॉर्ड ब्लड बैंकिंग। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, स्टेम सेल प्रिजर्वेशन या फिर स्टेम सेल बैंकिंग। तो थिंग इज जो प्लूरिपोटेंट, ठीक है, जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स हैं, ठीक है, ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, वो प्रिजर्व किए जाते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में एट 196 डिग्री सेल्सियस। जो हमने स्टेम सेल्स निकाल लिए, स्टेम सेल जो हमने निकाले हैं यहाँ से अम्बिलिकल कॉर्ड से, इसको हम नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करते हैं एट -196 डिग्री सेल्सियस, -196, ठीक है। और दिस मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर इज नोन एज क्रिप्टो प्रिजर्वेशन। जब स्टेम सेल्स को हम
ये जो स्टेम सेल्स है, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स है, जब हम इसको निकालेंगे अम्बिलिकल कॉर्ड से तो हम इसको स्टोर करेंगे लिक्विड नाइट्रोजन में एट -196 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो तब इस प्रोसेस को कहा जाता है क्रायोप्रिजर्वेशन। फिर इन इंडिया द सर्विसेज ऑफ स्टेम सेल्स आर ऑफर्ड बाय स्टेम सेल बैंक्स। तो स्टेम सेल बैंक्स के थ्रू ही हम इन अपने सर्विसेज को ऑफर कर सकते हैं। दैट इज हाउ थिंग्स वर्क हियर इन इंडिया। स्टेम सेल बैंक होते हैं जिसमें हमारे स्टेम सेल्स को स्टोर किया जाता है। फिर नॉर्मली स्टेम सेल्स आर यूज्ड फॉर सेम पर्पसेस फ्रॉम whom it was received, ठीक है। और बट इन मेनी केस इट कैन बी यूज फॉर इमीडिएट ब्लड रिलेटिव्स आफ्टर मैचिंग HLA ह्यूमन लिन्कोसाइट एंटीजन। जो स्टेम सेल्स है हमारे, वो केवल यूज़ किए जाते हैं फॉर द सेम पर्सन, तो जिससे स्टेम सेल निकाला गया है उसी के लिए यूज़ किया जाएगा। लेकिन कई बार ऐसे कंडीशंस होते हैं कि उसको किसी और पर्सन जो कि हमारे बहुत क्लोज रिलेटेड है उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। बट देयर इज अ कंडीशन, HLA ह्यूमन लिन्कोसाइट एंटीजन वो ज़रूर मैच होना चाहिए। वो मैच नहीं हो रहा है तो हम उसको फिर यूज़ नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं जो हमारी स्टेम सेल थेरेपी है, ठीक है, वो क्या है। स्टेम सेल थेरेपी जो है दैट इज ड्यूरिंग पोटेंट स्टेम सेल्स आर बीइंग यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड, ठीक है। स्टेम सेल थेरेपी में ड्यूरिंग पोटेंट स्टेम सेल्स, ठीक है, आर बीइंग यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड रिलेटेड डिजीज सच एज ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर, एनीमिया, सिकल एनीमिया एंड थैलेसीमिया, ठीक है। इसको थोड़ा प्रोनाउंसिएशन मुझे भी शुरू है, थैलेसीमिया, ठीक है। तो जो हमारे पोटेंट स्टेम सेल्स है उनका यूज़ किया जाता है ऑब्वियसली ये डिजीज़ को टैकल करने में। अब ब्लड कैंसर तो हो गया, एनीमिया मतलब हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, सिकल सेल एनीमिया मतलब जो RBCs है यानी रेड ब्लड सेल्स है हमारे यहाँ, दैट विल बिकम लाइक सिकल सेल। ये जो शेप है ये एक काइंड ऑफ बनाना शेप आप कह सकते हैं, इसकी तरह हो जाते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से भी हमारे यहाँ दिक्कत होती है। और जो थैलेसीमिया है दैट्स कंडीशन इन विच देयर इज नो ब्लड formation in the body. Because of this we can use stem cell to tackle these problems. And moving forward, it can be used for severe burn and wound such as tissue damage, such as cartilage damage, ठीक है। टिश्यू डैमेज और कार्टिलेज डैमेज में कोई अगर आया हो सिचुएशन तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं जब कोई सीवियर बर्न हो। फिर इट कैन बी यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फॉरेन डिजीज एंड रिसर्च इज गोइंग ऑन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस, ठीक है। कंट्रोल ओवर बॉडी इज लॉस्ट, बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, और अल्जाइमर डिजीज, पर्सन स्टार्ट्स फॉरगेटिंग। तो इस कंडीशन में भी हम स्टेम सेल्स का यूज़ किया कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम बी पॉइंट में देखते हैं कैन बी यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेटिना एंड कॉर्निया। ये जो आंखों की दो पार्ट हैं, ठीक है, आंखों में दो चीज़ें होती हैं, इनको अगर डैमेज हो गया तो इनका भी हम डैमेज ठीक कर सकते हैं स्टेम सेल्स के थ्रू। और जो थर्ड पार्ट है टाइप 1 डायबिटीज़ यानी जेनेटिक डायबिटीज़ को, उसको भी हम स्टेम सेल्स के थ्रू ठीक कर सकते हैं। फिर न्यू टिश्यूज़ इन ऑर्गन्स भी डेवलप किए जा सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ इंजरी एट स्पाइन, ब्रेन, हार्ट, लिवर, ठीक है, ये भी हो सकता है, ठीक है। फिर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बॉल्डनेस मतलब आपके सर पे अगर बाल जो है कम रहते हैं तो उसको भी हम स्टेम सेल से ठीक कर सकते हैं। अब हम अगला पढ़ते हैं इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, जिसको IPS सेल बोला जाता है, ठीक है। तो 2007 में इन 2007 शिन्या यामानाका जापान डेवलप्ड अ टेक्नोलॉजी बाय विच a normal cell of a body can be converted to pluripotent stem cell for gene reprogramming. For this he was awarded the Nobel Prize in 2012. फिर 2007 में जापान के साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक नॉर्मल सेल को कन्वर्ट कर दिया प्लूरिपोटेंट सेल में, ठीक है। और इसके लिए ऑब्वियसली इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 2012 में। तो जब हम नॉर्मल सेल है उसको जीन रिप्रोग्रामिंग करते हैं उसकी, तो वो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल बन जाता है, ठीक है। आगे देखने पे हमें पता चलता है जो स्टेम सेल रिसर्च है इंडिया में, उसके क्या क्या अभी हम लेवल पे पहुंच चुके हैं हम वो पढ़ेंगे। इन इंडिया स्टेम सेल रिसर्च स्टार्टेड इन 2002 when Dr. Venugopal of AIIMS Delhi developed and used stem cell micro injection for the treatment of heart disease. The first time इंडिया में 2002 में हुआ था AIIMS दिल्ली में, ठीक है। और ये किस लिए हुआ था, जब हमने हार्ट डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए एक स्टेम सेल माइक्रो इंजेक्शन तैयार किया था।
फिर सेकंड नंबर पे हम देखते हैं कि इंडिया फर्स्ट एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल बैंक, वो भी एम्स में ही खुला। थर्ड नंबर पे 2005 में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया इन स्टेम सेल रिसर्च, जो कि CCMB है, ठीक है, सेंटर ऑफ सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, हैदराबाद में है, ठीक है। ये तीन चीज़ें हो गई। अब हम आगे देखते हैं 2007 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इट रिलीज्ड अ न्यू स्टेम सेल पॉलिसी टू स्टार्ट कमर्शियल स्टेम सेल बैंकिंग सर्विसेज इन इंडिया, जिससे प्राइवेट प्लेयर्स को भी अलाउ किया जा सके स्टेम सेल बैंकिंग सर्विसेज ऑफर करने के लिए, तो उसके लिए एक पॉलिसी भी बनाई गई। फिफ्थ नंबर पर देखते हैं to control and regulate stem cell banking and therapy, ICMR and DBT in the Department of Biotechnology released guidelines in 2014. According to these guidelines, stem cell treatment and experiments were differentiated. Only blood and tissue-related treatments are considered as treatments. Rest all applications of stem cell are experiment, which any such experiment permissions is needed from ICMR एंड पेशेंट मस्ट बी इन्फॉर्म्ड, ठीक है। तो किसी भी आप कंडीशन में आप किसी भी पेशेंट का बिना उसके परमिशन के उसका स्टेम सेल्स फॉर प्रॉफिट पर्पस या रिसर्च पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था 2014 में, और इसके अंतर्गत ये हम देखते हैं, इसके अकॉर्डिंग स्टेम सेल जो है ये एक्सपेरिमेंट या ट्रीटमेंट जो है ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। इसको आप एक ही कैटेगरी में नहीं डाल सकते। किसी को और किसी का ट्रीटमेंट के बहाने उसके स्टेम सेल से एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ओनली ब्लड एंड टिश्यू रिलेटेड ट्रीटमेंट्स आर कंसिडर्ड एज ट्रीटमेंट्स, ठीक है। बाकी सारे जितने हैं स्टेम सेल्स के एप्लीकेशंस वो सब एक्सपेरिमेंट में आ जाएंगे, ठीक है। Where any such experiment permission is needed from ICMR and patient must be informed. उसके बाद से अगर हम 6th पॉइंट पे आते हैं तो इन 2019 स्टेम सेल थेरेपी was included in new drug clinical trial rule. Now any doctor or researchers who are using stem cell treatment or experiment will have to keep records of details, and this is shared with the government so that government can analyze issues related with stem cell therapy, ठीक है। जो स्टेम सेल थेरेपी है डेट वॉज इंक्लूडेड इन न्यू ड्रग क्लिनिकल ट्रायल रूल, ठीक है। अब इसके हिसाब से कोई भी डॉक्टर है, रिसर्चर है, उसको स्टेम सेल ट्रीटमेंट के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए अपने पेशेंट्स का रिकॉर्ड्स बना के रखना होगा, एंड दिस विल बी शेयर विद द गवर्नमेंट, राइट। विदाउट दिस वी कांट प्रोसीड फॉरवर्ड, ठीक है। जिससे जो गवर्नमेंट है डेट विल एनालाइज कि क्या प्रोग्रेस चल रहा है स्टेम सेल थेरेपी में। अब हम एंटायरली न्यू टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। अब इस टॉपिक का नाम है क्लोनिंग। अब क्लोनिंग जो चीज़ है वो आपने बहुत बार बहुत जगह सुनी होगी, एंड इट्स समथिंग दैट इज़ वेरी न्यू फॉर एनीवन इन दिस सेंचुरी स्पेशली। तो क्लोनिंग क्या है? दैट वाज प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ क्लोन। क्लोन इज एग्जैक्ट रेप्लिका और अ कॉपी। क्लोनिंग ओनली हैज आइदर फादर और मदर। ये बहुत ही रफ आइडिया देने के लिए 3 पॉइंट लिखा है, इसके आगे हम उसको डिटेल समझेंगे, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ जेनेटिक कॉपी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और एनी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर। कोई भी आप स्ट्रक्चर ले लीजिए, कोई भी आप एनिमल लीजिए, उसका एक जेनेटिक कॉपी आप बनाते हैं, मतलब एकदम वैसे को वैसे ही आप बनाते हैं, तो उसको क्लोनिंग कह देते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें होता क्या है, हम देखते हैं कि इसमें इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग जेनेटिक कॉपी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और एनी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर सच एज जीन या सेल टिश्यू, ठीक है। उसके जीन का या सेल्स का या टिश्यू का, ऑर्गन्स का, किसी का भी आप क्लोन बना देते हैं तो उसको क्लोनिंग कहा जाता है। इट इज़ बेस्ड ऑन एसेक्सुअल प्रोडक्शन, यानी कोई भी आप जितने भी क्लोन्स आप देखेंगे एनिमल के क्लोन्स है, वो उसमें किसी भी पेरेंट्स का यानी 2 मेल या फीमेल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। उसमें या तो फादर का क्लोन बनेगा या तो मदर का क्लोन बनेगा, ठीक है। ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, ठीक है। अब क्लोन्स हैव सेम फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टर एज कम्पेयर टू पेरेंट्स, ठीक है। जिसका क्लोन बना रहे हैं वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स, वैसे ही सारी चीज़ें उस क्लोन में भी होगी। अब क्लोनिंग देखते हैं कि कौन कौन सी होती है, टाइप्स ऑफ क्लोनिंग। एक है थेराप्यूटिक क्लोनिंग, दूसरा है ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग। अब थेराप्यूटिक क्लोनिंग क्या है, इसमें 2 तरह की है, जीन क्लोनिंग एंड सेल टिश्यू एंड ऑर्गेनिक क्लोनिंग। तो जो जीन क्लोनिंग है दैट इंक्लूड्स इंसुलिन प्रोडक्शन बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, और फिर सेल टिश्यू और ऑर्गेनिक क्लोनिंग में है स्टेम सेल थेरेपी, ठीक है, स्टेम सेल थेरेपी। अब इसमें हम देखते हैं जीन क्लोनिंग में क्या होता है, इंसुलिन प्रोडक्शन बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल जीन क्लोनिंग का। और सेल टिश्यू में आ जाता है कि स्टेम सेल थेरेपी, ठीक है। जैसे हमने अभी पहले पढ़ा, सेल टिश्यूज उनके क्लोन से बनाते हैं तो उसको स्टेम सेल थेरेपी में डाल देते हैं। ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग में क्या होता है,
इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, यानी एक पूरे ऑर्गेनिज्म को क्लोन कर दें, यानी शीप को शीप जैसे बना दें, किसी बकरी का बकरा, मतलब बकरी को ही बकरी में बना दें, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स भी ऐसा नहीं हुआ। 1996 में फर्स्ट क्लोन बना था डॉली द शीप। जो डॉली थी, जो एक शीप बनी थी, उसका नाम था डॉली। वो एग्जैक्ट अपनी जो मदर थी या जो इसके फादर, एकदम उसकी कॉपी थी, ठीक है। और इसको बनाया गया था फर्स्ट टाइम 1996 में। और जो इंडिया के केस में बात करें तो जो फर्स्ट क्लोन बनाया गया था वो 2009 में बनाया गया था। तो एक बफलो थी इंडिया में जिसका नाम रखा गया था गरिमा, जो कि क्लोन थी, ठीक है। एक बफलो को बफलो का क्लोन बना दिया गया था, एग्जैक्ट क्लोन उसी के जैसा, तो उसका नाम गरिमा रखा गया। अब रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग यानी हम ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग को पढ़ेंगे, ठीक है। तो 1996 में क्या होता, आयन विलनर डेवलप फर्स्ट एनिमल क्लोन डॉली द शीप, ठीक है, 1996 में बाय प्रोसेस कॉल्ड SCNT, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। अब SCNT क्या है, इस प्रोसेस के थ्रू हमने एक क्लोन डेवलप किया था, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि इट्स द मोस्ट पॉपुलर टेक्नोलॉजी फॉर क्लोन डेवलपमेंट ऑफ एडल्ट ऑर्गेनिज्म इन इंडिया। अगर हम पढ़ते हैं तो हैंड गाइडेड क्लोनिंग टेक इज यूज्ड विच इज मॉडिफाइड वर्जन ऑफ SCNT। हमारा अपना वर्जन है हैंड गाइडेड क्लोनिंग टेक, और जो SCNT है वो सोमैटिक सेल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, दैट इज डिफरेंट, ठीक है। क्लोनिंग जो है, ठीक है। अब हम प्रोसेस पढ़ते हैं कि SCNT होता क्या है, जो हमने पढ़ा सोमैटिक सेल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर ट्रांसफर, वो क्या होता है, वो काम कैसे करता है, उसको हम समझते हैं, ठीक है। अब आप देखिएगा जो क्लोनिंग है, ठीक है, वो प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है। तो पहले हम एक मदर शीप लेते हैं, ठीक है, एक मदर शीप लिए और एक एग डोनर शीप लिए। तो हमने एक मदर शीप लिया, एक एग डोनर, तो इसका मदर शीप का जो सोमैटिक सेल है वो हमने निकाल लिया, ठीक है। अब सोमैटिक सेल में से इसके अंदर ये न्यूक्लियस होता है, जो आप डार्क सर्कल देख रहे हैं अंदर, ये न्यूक्लियस है, इसको हमने निकाल लिया और बाकी के सेल को बाहर किया। फिर इस एग डोनर शीप में से हमने इसका निकाल लिया एग, ठीक है, ये एग है, इसका ओवम, इसमें भी ये डार्क सर्कल है, एग है, इसको हमने निकाल लिया, ठीक है, और एग को बाकी को हटा दिया, ठीक है। मतलब इसके ओवम को हमने हटा दिया, बस ओवम के अंदर जो एग था वो रख लिया। तो ये न्यूक्लियस है आपका, तो ये है आपका एम्प्टी एग, ठीक है। अब इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया तो एक अलग सा एग बना दिया, रिकॉन्स्टिट्यूटेड एग यहाँ पे बना दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आप देख रहे थे, जैसे ही हमने इस एग को निकाला तो ये जो पूरा एरिया है, खाली जो एरिया है बाकी का, ये हमें ओवम तो मिल गया, तो हमने एम्प्टी एग जो था ये इसको तो रख लिया था। अब क्या है कि हम न्यूक्लियस को मिला देते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस और एग को मिला देते हैं और इससे हम एक लैब में एम्ब्रियो बनाते हैं, एम्ब्रियो, ठीक है, न्यूक्लियस और एग को मिला के। अब इससे हम क्या करते हैं कि न्यूक्लियस में DNA होता है, ठीक है। अब हम इस एम्ब्रियो को इसको भाई एम्ब्रियो को कहीं तो रखना पड़ेगा ना, किसी के एक वोम में, किसी के पेट में रखना पड़ेगा जिससे उसको ओवरऑल नर्चरिंग की कंडीशंस मिल सकें। तो हम एक सरोगेट शीप लेते हैं, एक दूसरी शीप लेते हैं, उसके पेट में इसको प्लेस कर देते हैं, ठीक है, इस एम्ब्रियो को, ठीक है। ये इसका काम है कि ये प्रेगनेंसी के वक्त जो कंडीशंस एक माँ अपने बच्चे को देती है पेट में, वो कंडीशंस ये सरोगेट शीप देगी। तो ये प्रेगनेंसी से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है जिससे बर्थ होता है इस शीप का, जिसका नाम है डॉली द शीप, ठीक है। ये डॉली द शीप का एग्जांपल है कि कैसा पैदा हुई थी। इस टेक्नोलॉजी SCNT, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र, इससे ये पैदा हुई थी और इसी पूरी प्रोसेस से इसको बनाया गया था, ठीक है, आप देख सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि इंडिया में क्लोनिंग का क्या अचीवमेंट्स रहे, हम कहाँ तक पहुँचे अभी। तो इन इंडिया क्लोनिंग प्रोग्राम स्टार्टिंग 2007 इन NDRI, ठीक है, नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, ठीक है। 2009 में हम देखते हैं कि इट डेवलप्ड वर्ल्ड फर्स्ट बफलो क्लोन गरिमा, NDRI ने फर्स्ट बफलो क्लोन डेवलप किया। फिर हम 2012 में देखते हैं NDRI इन एसोसिएशन विद शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी डेवलप्ड अ पश्मीना गोट क्लोन जिसका नाम था नूरी 2012 में। फिर 2014 में हम देखते हैं कि NDRI ने एक वाइल्ड बफलो है, ठीक है, जिसका नाम था दिपाशा, जिसका नाम बाद में दिपाशा रख किया, उसको डेवलप किया, ठीक है, उसका क्लोन डेवलप किया गया, ठीक है। तो ये हमारे कॉन्ट्रीब्यूशन अभी तक रहे हैं, अचीवमेंट्स हैं। 2015 में भी अगर हम देखते हैं तो NDRI ने डेवलप्ड अ बफलो विच वॉज कॉल्ड स्वरूपा, ठीक है, और इसकी मिल्क कैपेसिटी जो थी वो 25 लाख लीटर्स पर डे की थी, 25 लाख पर लीटर्स पर डे की कैपेसिटी 2015 में एक बफलो को क्लोन करके बनाया गया था जिसका नाम था स्वरूपा। 2023 में हम देखते हैं इट डेवलप्ड फर्स्ट गिर काउ क्लोन जिसका नाम था गंगा। तो NDRI ने अच्छा काम किया है काफ़ी इसके क्लोनिंग को लेकर।
लेकिन अपार्ट फ्रॉम NDRI CIRB है जो इसका नाम है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफलो, ठीक है, इसको भी क्लोन बनाने के लिए एक तरीके से परमिशन गवर्नमेंट से मिली हुई है। फिर हम देखते हैं कि हम क्लोनिंग करते क्यों हैं, इसके पीछे का पर्पस क्या है। तो जो क्लोनिंग का ओवरऑल पर्पस है दैट इज टू इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया, ठीक है, विच इज ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड 10 मिलियन टन्स ऑफ एक्स्ट्रा मिल्क टू फुलफिल इंक्रीजिंग डोमेस्टिक डिमांड। मतलब हमारे देश में अभी भी 10 मिलियन टन्स की कमी है, दूध की कमी है, तो उसको कैसे फुलफिल करेंगे, हमें क्लोनिंग करनी पड़ी। तो हमने बहुत ही हाई जो ब्रीड, हाई क्वालिटी ब्रीड है उनकी क्लोनिंग की। जैसे यहाँ पे हमने देख सकते हैं, यहाँ पे स्वरूपा करके जो बफलो थी इसकी क्लोनिंग की, जो 25 लीटर्स पर डे के क्वांटिटी में हमें मिल्क सप्लाई करती थी, ठीक है। Up to achieve this target, cloning of high yield cattle can be very useful to increase production of economically important biological products जैसे पश्मीना वूल। जो पश्मीना वूल होता है दैट्स एक्चुअली वेरी वेरी एक्सपेंसिव वूल, ठीक है, इट्स नॉट वेरी इजीली अवेलेबल। और पश्मीना के जो गोट्स होते हैं वो बहुत ही हाई राइज माउंटेन्स में पाए जाते हैं, बहुत ही ठंडी जगह पर रहते हैं, और उनकी क्वान्टिटी भी जो है, जो पश्मीना की ओवरऑल नंबर्स है वो बहुत कम है। दैट्स वाई उनका जो स्किन होता है, जो उनका वूल होता है वो बहुत महंगा होता है। मतलब आप मार्केट में देखेंगे तो 5 लाख 6 लाख 10 लाख तक के उनके पश्मीना के वूल्स होते हैं। इसलिए उनका क्लोनिंग करना इम्पोर्टेंट है ताकि उनकी ब्रीड को बचाया जा सके, ठीक है। अब हम यूज़ ऑफ क्लोन इसलिए भी करते हैं टू सर्व एज अ टूल, टू क्लोनिंग एज अ टूल टू सेव क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज विच इज़ अ वेरी ऑब्वियस थिंग, राइट। अगर कोई ख़त्म होने वाला है तो उसकी क्लोनिंग करके उसको बचा सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं कि क्लोनिंग बहुत ही आसान चीज़ है, इसके बहुत सारे अपने इश्यूज हैं। जैसे कि सक्सेस रेट ऑफ क्लोनिंग जो है दैट इज़ वेरी लो, इट इज़ ओनली 10%, ठीक है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ तो जो डॉली द शीप थी वो अपने पैदा होने के 2 साल बाद ही मर गई थी। 1996 में वो पैदा हुई और 2 साल बाद 1998 में वो मर गई। दैट्स अ वेरी लो सक्सेस रेट। मतलब बहुत सारे क्लोन्स बनाएंगे आप, 100 क्लोन्स बनाएंगे, उसमें से 10% सक्सेसफुल होगा, और 10% में से भी बहुत कम होंगे जो एक्चुअली में सर्वाइव कर पाएंगे लॉन्गर ईयर्स तक, लॉन्ग टर्म के लिए। फिर हम देखते हैं जो क्लोन्स है दे रिसीव older DNA from the person and according to many scientists clones suffer from different diseases। तो जो पुराने DNA अगर आप क्लोन बना रहे हैं किसी का, तो वो जो ऑर्गेनिज्म जिसका आप क्लोन बना रहे हैं खुद भी बूढ़ा हो चुका होगा, उसकी एज हो चुकी है, तो उसका DNA वो बहुत ही यंग नहीं होगा। तो उसकी वजह से भी जो नया क्लोन बनता है उसके एज पर, यानी उसके लिविंग जो टर्म होता है उस पर इफेक्ट पड़ता है, जो एवरेज एज होती है वो कम हो जाती है। फिर एक्सटेंसिव यूज ऑफ क्लोन इन एनिमल हस्बेंड्री कैन लीड टू एक्सटेंशन ऑफ इंडिजिनस डाइवर्सिटी। अगर हम बहुत ज़्यादा क्लोनिंग कर देते हैं एक ही प्रजाति की, एक ही एनिमल्स की, तो वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से जो एक फूड चेन है वो बिगड़ सकता है। और अगर वो फूड चेन बिगड़ा तो बाकी जो इंटरडिपेंडेंस ऑफ एनिमल्स ओवर ईच अदर वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा हम लेट्स से चिड़िया प्रोड्यूस कर देते हैं और चिड़िया को खाने के लिए भाई छोटे छोटे कीड़े चाहिए, अगर वो चिड़िया बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती है, कीड़े बहुत कम हैं, तो कहीं ना कहीं वो कीड़े को बहुत सारे खा लेंगे और वो कीड़े फिर बचेंगे नहीं, ठीक है, पूरा वाइप आउट हो जाएंगे। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल हो सकता है इसके लिए। फिर हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक में आते हैं, ह्यूमन क्लोनिंग, ये कितना पॉसिबल है। तो जो ह्यूमन क्लोनिंग है हमारा दैट इज़ बैंड, ठीक है, ये वर्ल्ड में बैंड है, ठीक है। ये तो ऑब्वियसली बात है, बिकॉज ये इश्यू रेज कर सकता है रिलेटेड टू फैमिली राइट्स, सिटीजन राइट्स एंड सोशल राइट्स। कोई भी हम बंदे को क्लोन करेंगे तो उसकी खुद की फीलिंग्स होंगी, खुद का एक दिमाग होगा, ही वुड बी लाइक जस्ट अ ह्यूमन। उसके फैमिली राइट्स नहीं होंगे, उसके सिटीजन राइट्स कैसे डिसाइड होंगे, उसका एक सोशल रिकग्निशन कैसे होगा, वो चीज़ अभी तक डिसाइडेड नहीं है। दैट्स वाई इट्स बैंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। फिर human cloning will raise issues related to relationship and may promote the idea of single parenthood, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि जो एक इंसान और मेल और फीमेल में जो रिलेशनशिप होता है उसको ये डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि एक ह्यूमन क्लोन का एक ही पेरेंट होगा, तो ये एक जो सिंगल पेरेंटहुड का आइडिया है वो कहीं ना कहीं प्रमोट करेगा। और इससे इशू क्या होगा कि जो एंटायर जो सोसाइटी का हमारा स्ट्रक्चर है, जो कि फैमिली से बनता है और फैमिली बनती है मदर वाइफ फादर से, वो डिस्टर्ब हो जाएगा टेक्निकली अगर हम देखें तो। अगर हम ह्यूमन क्लोन पे जाएं, इट कैन बी मिसयूज्ड एज अ मेडिकल रिसोर्स फॉर ऑर्गन हार्वेस्टिंग, ठीक है, फ्रंटलाइन
ह्यूमन शील्ड इन आर्मी एंड इन ग्लोबल टेररिज्म। अगर हम ह्यूमन क्लोन्स को बनाते हैं तो उनका मिसयूज़ किया जाता है, उनके ऑर्गन्स को बेचा जा सकता है, या फिर उन्हें एज ए ह्यूमन शील्ड यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसके कोई पेरेंट्स होंगे नहीं, वो एक क्लोन होगा आफ्टर ऑल, तो उसकी फीलिंग्स तो होंगी लेकिन उसका कोई सोशल रिकग्निशन नहीं होगा, तो उसका आर्मी में भी यूज़ किया जा सकता है और टेररिज्म में भी यूज़ किया जा सकता है। दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग, दैट्स व्हाई इट्स बैंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। फिर हम एक अलग टॉपिक पे आते हैं, इसका नाम है सरोगेसी। जो सरोगेसी है, इट्स अ मेडिकल सर्विस इन विच अ फीमेल implants an embryo in a womb developed by IVF by using couples sperm bombs। बहुत सारी चीज़ें इसमें हम एक एक करके समझते हैं। इट्स अ मेडिकल सर्विस इन विच जो एक फीमेल यानी थर्ड पर्सन है वो अपने पेट में किसी और का बच्चा यानी एम्ब्रियो है वो रख लेती है और अपने पेट से उसको वो कंडीशंस देती है, उस एम्ब्रियो कंडीशंस देती है कि वो एक फुली फॉर्म बच्चे में डेवलप हो पाए, ठीक है। और ये एम्ब्रियो कहाँ से मिलता है, ये जब हम एक मेल के स्पर्म को फीमेल के एग को मर्ज करते हैं तो उससे वो एम्ब्रियो बनता है और उस प्रोसेस का नाम होता है IVF, ठीक है। अब हम देखें तो सरोगेट मदर जो है इट डजंट कंट्रीब्यूट टू जेनेटिक्स ऑफ बेबी बट ओनली प्रोवाइड हर वूम सर्विसेज फॉर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। अगर हम एक जो फादर है उसके जीन को लें और एक मदर की जो एग है उसको लें, स्पर्म एग को लें, उससे जो हम एम्ब्रियो बनाएं तो उसको हम रख सकते हैं एक तीसरे इंसान में यानी तीसरे औरत में, और उसके जो ओवरऑल जेनेटिक्स है जो थर्ड पर्सन जो है उसकी जेनेटिक्स इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे उस बेबी के डेवलपमेंट को, ठीक है। वो बस उस बेबी को एक फुली फॉर्म बच्चा होने में अपने कंडीशंस देंगे, ठीक है। वो माहौल देंगे जिससे वो बच्चा हो और 9 महीने बाद उसको निकाला जा सके। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ये होती कैसे है। जैसे कि एक कपल है मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे एक कपल है हस्बैंड वाइफ, ठीक है। तो हस्बैंड ने स्पर्म दिया अपना, वाइफ ने अपना एग ओवम दिया, ये दोनों मिले IVF के थ्रू एक जाइगोट बना, जाइगोट से एक एम्ब्रियो बना, ठीक है, लैब में। अब इस एम्ब्रियो को हमें कहीं तो रखना पड़ेगा, उसको सूटेबल कंडीशन देनी होगी ताकि ये फुली फॉर्म चाइल्ड बने, ठीक है। तो उसके लिए हम सरोगेट मदर देखेंगे, ठीक है। सरोगेट मदर यानी वो लेडी जो कि अपने पेट को यानी अपने वूम को मतलब रेडी रखे इस जाइगोट को नरिश करने के लिए, तो उसमें हम मदर में ये एम्ब्रियो डाल देंगे जिससे वो प्रेग्नेंट हो जाएंगी। वो प्रेग्नेंट जब होगी तो उसके बाद से उस बच्चे का एम्ब्रियो जो है उसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो जाएगा 9 महीने बाद तो उस बच्चे का बर्थ हो जाएगा, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को हम सरोगेसी कहते हैं या फिर जेस्टेशनल सरोगेसी, 2 टर्म्स है, मतलब एक ही है, स्लैश करके आप यूज़ करते हैं, सरोगेसी और जेस्टेशनल सरोगेसी। अब जेस्टेशनल सरोगेसी क्या होता है, इसमें 2 पार्ट्स है, एक है कमर्शियल सरोगेसी और दूसरा है अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी। कमर्शियल सरोगेसी, अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी। अब इसमें होता क्या है, मनी विल बी पेड टू सरोगेट मदर, ठीक है। तो कोई दूसरा इंसान आके पैसे के लालच में अपना वूम प्रोवाइड कर देता है, ठीक है, बच्चा को नरिश करने के लिए, एंड इट इज़ बैंड इन इंडिया, ठीक है, इट इज़ ऑब्वियसली बैंड। इस पे एक मूवी आई थी जिसका शायद नाम था गुड न्यूज़, जिसको आप देख सकते हैं, ठीक है। इट्स अ गुड मूवी, उसमें शायद अक्षय कुमार थे, करीना कपूर, दिलजीत और एक और थी कायरा एडवानी नाम है, तो वो आप देख सकते हैं जो इसी पे बेस्ड थी। एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी क्या है, इसमें क्या है कि मनी इन्वॉल्व नहीं होता है, तो फीमेल जो होती है वो जो थर्ड पर्सन जो होता है, जो फीमेल होती है जो अपना पेट अवेलेबल करा रही होती है उस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए, वो अपनी मर्जी से करा रही होती है, ठीक है। तो उसमें ये कोई इशू नहीं है, दैट इज़ अलाउड इन इंडिया, बट दैट वुमेन जो कि आप अपना वूम अवेलेबल कराएगी, दैट शुड ऑलवेज बी अ क्लोज रिलेटिव ऑफ कपल, कोई दूर की इंसान नहीं चाहिए, जान पहचान वाली एकदम होनी चाहिए, ठीक है। दैट इज़ ऑल अबाउट दैट वी हैड टू लर्न अबाउट जेस्टेशनल सरोगेसी, एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। आई होप आपको ये पॉइंट और ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। आई नो इट वॉज अ बिग लेक्चर, but there was so many things that we learned in this, and that's all। आपको ये PDF मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में भी, और आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट भी करिएगा, आपको कोई चीज़ की ज़रूरत हो या आपको किसी चीज़ में क्वेश्चन हो। उसके अलावा अगर आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें काफ़ी सारे फ्री रिसोर्स मटेरियल भी अवेलेबल है,
और बहुत सारे हमारे ग्रुप चैट्स हैं, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं, जिसमें आप अपने ही जैसे लोगों से डिस्कशन कर पाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ प्लीज़ आइए, एंड थैंक यू फ्रॉम माई साइड फॉर लिसनिंग टू मी। दैट्स ऑल। थैंक यू।